कैसे हैं आप सब? कैन यू पीपल हेयर मी? उस्मा, सना। डॉक्टर हीरा। ओके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा। सलाम। कैसे हो आप जी। सब? कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। कैसे हैं? और आप ठीक हैं? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? सर्जिकल मॉड्यूल एंड एंटीनेटल मॉड्यूल। आई थिंक यही दो टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं ना, मॉड्यूल्स किए हैं। सर्जिकल मॉड्यूल में काफी हाँ, स्टूडेंट्स नहीं थे। हाँ, इट वाज डन अर्ली बट नो वरीज, वी विल रिपीट इट। सो टेल मी अबाउट द एंटीनेटल मॉड्यूल। समझ आ रही है चीजें, उस्मा? जी डॉक्टर हीरा, वो अभी मैं कर तो रही हूँ, बट नोट जो एक होता है ना, फ्लो में आ जाए, वो वाला फ्लो बन नहीं पा रहा है। असल में जो है वो मेरा, मैंने बताया ना, जो मैं कर रही हूँ हम्म। भी गायनी आइलैंड डिप्लोमा, उसमें मेरा गायनी का था, एग्जाम था, वो मेरा हुआ है 24th को। तो बस ओके उसके ओके बाद ओके, से। हाँ, दो दो जी जी। एग्जाम्स, आई कैन अंडरस्टैंड, बट कोई बात नहीं, जो एग्जाम पहले है उस पे फोकस करो। जी, एमआरसीपीआई वो के मैंने लिए कर लिया। हाँ, वी हैव एनफ टाइम। 5 months आर एनफ टू प्रिपेयर फॉर एमआरसीपीआई। नो वरीज। सो डॉक्टर हेरा। सना। हम्म। जी। डॉक्टर हेरा, मैंने तो अभी स्टार्ट लिया है, लेकिन आप मुझे गाइड करें। पहले कौन हाँ, सा मॉड्यूल ओके करूँ, ओके, क्योंकि मैंने मैं काफी लेट बताती ज्वाइन हूँ। किया है। मैंने अभी चलो। तक वो टेलीग्राम का ग्रुप भी अभी ज्वाइन किया है कल। मेरे एमसीक्यू अच्छा, सारे अभी रहते हैं। कोई बात मैंने नहीं, कोई स्टार्ट। बात नहीं, इट्स ओके। अब अभी भी 1 महीने के बाद बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे। और बहुत सारे लोग तो तब ज्वाइन करते हैं बेसिकली जब एग्जाम बुक कर चुके होते हैं। सो स्टिल यू हैव टाइम, 5 मिनट, 5 months वी हैव, और एम्पल टाइम है। यू विल कवर। लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अब से ऑनवर्ड आपने बस जो भी टॉपिक डेली हम करेंगे वो आपने कवर करना है, और पता भी नहीं चलेगा, ट्रस्ट में। सारा सिलेबस ओके। कंप्लीट हो जाएगा। सो इकरा, आप कैसे हो? इकरा का माइक, ओके। सो मेरा आज का तो प्लान था, आईयूजीआर हम पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको गाइड कर देते हैं कि उन्होंने कैसे स्टार्ट करना है, या पिछले टॉपिक्स जो कवर किए हैं वो कैसे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आईयूजीआर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं करा देती हूँ। अ, तुम लोगों को मैंने एक लिंक भेजा था जिसमें हमने कंपैरिजन किया था कि एमआरसीपीआई करना ही क्यों है। और एक्चुअली एफसीपीएस या एमसीपीएस या एमएस या एमआरसीओजे के कंपैरिजन में इसकी जो है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स के हैं। आप लोगों ने वो अटेंड किया था? नो में। जी डॉक्टर हीरा, कैसा? मैंने सुनी थी, आपकी एक वीडियो सुनी थी, और इसी वजह से जो है मैं पहले ही मैंने एमआर ये जो था आयरलैंड का कर रही थी। तो हम्म ये जो डिप्लोमा है ओबीगाइनी मेरा करने का पर्पज ही यही था कि मैं एमआर सीपीआई की तरफ जाऊँ ना। तो हम्म। जब मैंने आपका वो सुना तो मुझे फिर लगा कि आई एम ऑन द राइट वे ना, राइट पाथ। मैंने पहले एमसीपीएस किया है, तो जो है आई थिंक सो एमआर सीपीआई इज बेटर ऑप्शन। हाँ बिल्कुल। एमसीपीएस के लिए तो आपको 24 months की ट्रेनिंग चाहिए। आपको एमआरसीपी के लिए ओनली 18 months का एक्सपीरियंस चाहिए किसी अच्छे सेटअप में, चाहे वो ट्रेनिंग ना भी हो। तो अगर हायरार्की में देखें तो एमसीपीएस ज्यादा बड़ा एग्जाम है एज कम्पेयर टू एमआरसीपीआई। ठीक है, तो आप तो एमसीपीएस कर चुके हो, तो यू आर मच सेफ। और अभी भी मैं तुम लोगों को बताऊं, उस्मा आप तो थे ना उस सेशन में जिसमें हमने सितंबर का एग्जाम डिस्कस किया था? जी मैं थी, बिल्कुल थी। जी। ओके, तो उसमें जितने भी लोग थे, मतलब उस बैच में जितने भी लोग थे एक्सेप्ट द वन गर्ल हु ज्वाइंड अस वेरी वेरी लेट। उन्होंने तो ज्वाइन भी हमें एग्जाम से एक्चुअली 1 week बिफोर किया था। तो सिर्फ वो हम्म। उनका नहीं हुआ, और बाकी एंटायर बैच हैज डन इट। उसकी रीजन ये नहीं थी कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, चलो वो तो तुम लोग खुद देख लोगे, लेकिन उसकी जो मुझे मेन रीजन लगती है ना, वो ये था कि मेजोरिटी एमसीपीएस थी, ये एफसीपीएस थी। तो एक्चुअली पहले ही वो एक उनका प्राइमरी एग्जाम काफी स्ट्रांग था, तो इसलिए उनको एमआरसीपीआई पास करने में एक्चुअली मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत पेश आई। और स्कोर भी सबके, कोई 85 है, कोई 80 है, 82 है, देखा था ना आपने? जी जी बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों के सीनियर्स ने एक ट्रेंड सेट किया है कि इफ यू हैव ऑलरेडी डन एमसीपीएस एफसीपीएस, तो ये एग्जाम बिल्कुल मतलब डुएबल है। देखो एग्जाम तो एग्जाम है,
तो फेल इसमें भी लोग हुए हैं, देखा आपने। लेकिन एज कम्पेयर टू दोज एग्जाम थोड़ा सा इजी था। तो इजी एग्जाम है, वन स्टेप में ये पास हो जाता है। ठीक है, अगर अगर 10 लोग MRCPI देंगे ना, आफ्टर डूइंग MCPS MS या FCPS, तो उसमें से 9 जो लोग हैं वो फर्स्ट गो में थ्योरी भी कर लेंगे और फर्स्ट गो में ओस की भी कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये ओवरऑल डेटा है जो एक्चुअली आप ऑब्जर्व करते हो। ठीक है। दूसरा बेनिफिट MRCPI का ये है कि GMC भी आपको मिल जाती है। GMC बेसिकली लाइसेंस है, जिसके बाद आपको परमिट परमिशन मिलती है, यू कैन प्रैक्टिस इन UK। और IMC भी मिल जाता है, जिसकी बेस पे आपको आप आइलैंड में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली लाइसेंसिंग एग्जाम है, लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या MRCOG कर रहे हैं, तो दे कैन डू MRCPI इज वेल। अगर उन्होंने प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस लेना है तो वो MRCPI से भी मिल जाएगा। प्लैब और MRCOG के कंपैरिजन में MRCPI करना आसान भी है, वन स्टेप एग्जाम भी है। तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम की। लेकिन अगर मकसद UK जाना है, आयरलैंड जाना है, गल्फ कंट्रीज जाना है, या लाइक आउटसाइड पाकिस्तान जाना है, क्योंकि एक्चुअली FCPS MCPS रिकग्नाइज्ड नहीं है एज ए एक्चुअली मेंबरशिप एग्जाम आउटसाइड द पाकिस्तान। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज से मुराद है कि जहां आप जाना चाहते हो, जैसे आयरलैंड UK, वहां रिकग्नाइज नहीं है, तो इसलिए फिर मसला होता है, राइट। हाँ, ये मैं कहूंगी कि गल्फ में FCPS और MCPS रिकग्नाइज्ड है, लेकिन फिर वो सैलरी इश्यूज आ जाते हैं, थोड़ा सा डाउन होता है सैलरी पैकेज। अच्छा, और ट्रेनिंग भी 18 मंथ्स की चाहिए। तो ये जो सारे जो MRCPI के प्रोज एंड कॉन्स थे, वो मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड सेशन में इनकी कॉस्ट के साथ ले चुकी हूँ। तो मैं दोबारा इस पे ना टाइम दोबारा नहीं आप लोगों का यूज करूंगी। आप इफ यू स्टिल हैव डाउट्स, तो आप वो लिंक ओपन करके आप देख लीजिएगा। मैं इस सेशन के नीचे भी वो लिंक डाल दूंगी, अगर आपने मिस भी किया है तो आप उसे सुन लोगे। तो फिर आपको अपना ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले सब चीजें क्लियर होंगी कि इसका रोड मैप क्या है। ठीक है। सो दूसरी बात ये कि जो मैक्सिमम हायरिंग होती है ना, जो अगर आप मुझसे पूछो मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, वो नो डाउट MRCOG है। अब जो जो चीज़ ज़्यादा अच्छी है, देखो उसके लिए एफर्ट सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और आप सबकी उम्रें भी मैंने नोटिस की हैं यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर FCPS MCPS कर लिया है तो 30+ सारे ही होते हो। तो और 30+ तो क्या मैं कहूँगी, 32 33 में होते हो। फिर MRCOG करते करते तुम लोग 38 37 होते हैं एवरेज स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है। तो इस एज में स्ट्रगल करना, फैमिली शिफ्ट करना, फिर उसके बाद MRCOG का डिसीजन लेना, आगे फिर 3 4 ईयर की स्ट्रगल है, फिर OET, फिर हायरिंग, 40 के बाद तुम किसी नए कंट्री में जा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें भी तुमने ज़रूर देखनी है। जो हमारी बॉडी है ना, 25 में डिफरेंट है भाई, 35 में डिफरेंट है। तो ये भी देखना कि आपकी बॉडी, आपकी फैमिली, वो सारी, और आपके फाइनेंसिस भी MRCOG के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है या नहीं। प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रही, बिकॉज मैं MRCOG खुद पढ़ाती हूँ। इससे ज्यादा ऑनेस्टी मेरी क्या होगी। लाइक आई एम टीचिंग 1 2 3, MRCPI भी पढ़ा रही हूँ, FCPS भी पढ़ा रही हूँ। तो बस एक अपना एक सिंसियर सा ओवरव्यू दे रही हूँ। सारे एग्जाम तुम पास कर सकते हो। ठीक है, यू पीपल कैन डू एनीथिंग, मुझे है तुम लोगों पे ट्रस्ट। लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखना है। MRCPI वन स्टेप एग्जाम है, बट MRCOG वन स्टेप एग्जाम नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग इट। यूनिवर्सल डेटा उठा लो, ग्लोबल डेटा उठा लो, वन निकल जाता है आराम से। 2 में या 2 अटेम्प्ट्स लग जाती हैं एवरेज कैंडिडेट की। आई हैव सीन इट। 30% इनका फर्स्ट सिट एग्जाम का डाटा है, तो बाकी 70% सेकेंड टाइम दे रहे हैं। ठीक है। और FCPS में भी अब रिपीट हो रहा है, लेकिन चलो FCPS थोड़ा सस्ता तो है, इनकी तो फीस ही लाखों में है। ठीक है। तो अगर आपने FCPS MCPS के बाद कोई ऐसी डिग्री अचीव करनी है जो जल्दी अचीव हो जाएगी, जिसकी बेस पे कहीं ना कहीं एक्चुअली इफ यू रियली वांट टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, तो कोई ना कोई स्पेस मिल जाएगी तुम्हें गल्फ में, एक्चुअली ऑन द बेस ऑफ DMC IMC UK में, आयरलैंड में। फिर आके इफ यू विल हैव, चलो कोई माइनर जॉब भी मिल गई, उसके बाद यू विल हैव एनर्जी एंड एक्चुअली रिसोर्सेज, देन यू कैन स्टार्ट MRCOG। तो MRCPI पे रुकना नहीं है, करना है MRCOG। ठीक है। बट अगर फाइनेंसिस इश्यूज हैं और आपको जॉब सिक्योरिटी अर्ली चाहिए, तो गो फॉर MRCPI। बस मैं इतना ही बोलूंगी इस पे। ठीक है, आगे चले। जी जी बिल्कुल चलें। ओके। तो
इसका जो सिलेबस है वो तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, दोबारा बता दूं। हाँ, जो आपने एमसीपीएस एफसीपीएस में किया, ठीक है, सारा ही वही है 70%। इसमें उसमें क्या किया आपने, उसमें आपने जीटीजीज की, राइट, उसमें आपने नाइस की, और उसमें आपने टोग आर्टिकल्स किए। तो उनमें आपने ऐड करना है 30% मोर, और वो है जनाब आपकी आईजीज, जिनको मैं बोलती हूँ आयरिश गाइडलाइंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, पता नहीं मैंने काउंट क्यों नहीं की, मैंने समरी बना ली, काउंट तो करना चाहिए था। तो मुझे ये लगता है रफली 50+ है ये। हाँ, 50+ तो ये हो गई, क्योंकि अभी 2025 के शुरू में ही कोई 5-6 गाइडलाइंस उन्होंने अपडेट की हैं, और तो अगर मैं उनको भी ऐड करूँ तो नाउ इट विल बी 50+। ठीक है, बट ब्यूटी ऑफ आईजी इज दैट, आपने देखा भी होगा कि ये ना अच्छी है समरी, इजी टू रीड है। मतलब जीटीजीज नाइस की तरह वो 2-100 की समरीज नहीं है, और काम की बातें शुरू में लिख देते हैं एग्जेक्टिव समरी। और अच्छी बात यह है कि 90% एग्जाम भी उन्हीं उसी समरी से आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए तो वन स्टेप एग्जाम है। तो सिलेबस इसका यही है कि अगर आपने लाइक एफसीपीएस एमसीपीएस में जीटीजीज नाइस टॉक कर लिया, यू हैव टू ऐड 30% ऑन इट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 30% तो ऐड करना है, तो ये तो 100% बन गया सिलेबस। लेकिन जो एग्जाम में आएगा ना, अगर उसको मैं मजीद में डिवाइड करूं अगेन 70-30 में, तो फिर वो 70% इसी 30% गाइड सोर्स से आएगा, गाइडलाइन से आएगा। जो ये 50+ आईजीज है ना, आपका 70% एग्जाम इन्हीं आईजीज से आएगा। तो ये आईजीज या आयरिश गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे हम सारी आईजीज करेंगे, बट हम सारी जीटीजीज नहीं करेंगे, सारी नाइस नहीं करेंगे, सारे टॉक भी नहीं करेंगे, जैसा कि हम MRCOG 2 में करते हैं, या एफसीपीएस या एमसीपीएस में करते हैं। इसीलिए वन स्टेप एग्जाम है, इसलिए थोड़ा सा इजी है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती। ठीक है। लेकिन जब आप साथ साथ मेरे नेक्स्टली कंटिन्यू करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने आईजीज बहुत डिटेल में पढ़ी हैं। बट और जिस टॉपिक पे आईजी है उसकी जीटीजी ड्रॉप कर देनी है, वो करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उस पे अपनी आयरिश रिकमेंडेशंस हैं। और अगर उसी टॉपिक पे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सीटीजी की नाइस है, सीटीजी की नाइस थी जो हम 2022 वाली करते थे, बट अभी इन्होंने अपनी सीटीजी रिलीज कर दी है 2025 में ना, अभी आईडी आ गई है। तो उसका मतलब है हमें अब वो जो सीटीजी है वो नाइस करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू डू द आयरिश सीटीजी। तो जिस टॉपिक पे आयरिश गाइडलाइन है उसकी उसकी इसी टॉपिक पे अगर नाइस है, वी विल नॉट डू नाइस, बिकॉज वी आर डूइंग फॉर दैट टॉपिक जीटी आईडी आयरिश गाइडलाइन। ठीक है। अगर अगर मैं आज के टॉपिक पे बात करूं तो IUGR है ना, एफजीआर, एफजीआर पे आप, हाँ, जीटीजी थी 2024 की है। ठीक है। और अभी इसकी एफजीआर पे आईजी भी आ गई है। ठीक है, जो कि अभी टू टू 2025 में पब्लिश हुई है। तो हम ये जीटीजी नहीं करेंगे ना एफजीआर वाली ग्रीन टॉप की, क्योंकि इस पे आईजी आ गई है। So basically, you have to do all IGs, all Irish guidelines, but you don't have to do all GTGs and NICE. You have to do selected GTGs and NICE जिस टॉपिक पे IGs नहीं है। ठीक है। Any confusion here, Asma? हम्म। नो मैम। सॉरी, आपने जिस कुछ है ना पूछा? हाँ, मैंने पूछा ये तुम्हें समझ आ गया सिलेबस, कि हमने जी जी सारी आईजीज करनी है, और जिस आईजी पे और जेटीजीज और नाइस सिलेक्टेड करनी है। ठीक है। जी मतलब वो जी जी टॉपिक जो आईजी से कवर हो गया वो आईजी से करेंगे, जो न कवर नहीं हुआ वो जीटीजी स्टोक और नाइस से करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर्जिकल मॉड्यूल किया है, सर्जिकल मॉड्यूल में एक भी आयरिश गाइडलाइन नहीं की, देखी थी, जी जी। सारी जीटीजी आपकी नाइस वीडियो होती है, मैंने, हाँ, क्योंकि उस वीडियोस पे मैंने कोई आपकी सुनी। आईजी है ही नहीं। अच्छा, जिस पे कोई आईजी नहीं है ना, उस पे जो MRCPI का सिलेबस है, वहां वो रिकमेंड करते हैं कि वो आप जीटीजी से करें, नाइस से करें, नाइस सोर्सेज से करें। ठीक है। तो इसलिए हम्म। जब सर्जिकल मॉड्यूल की बारी आई तो हमने, चूंकि उस पे आईजी नहीं थी, ठीक है, तो इस पे फिर हमने क्या किया, उन्होंने खुद कहा कि हर वो टॉपिक जिस पर डिटेल नहीं मिलती मजीद, या उस पे कोई आईजी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट द सोर्स विल बी जीटीजी और नाइस। गॉट इट। जैसा सर्जिकल मॉड्यूल में हमने किया, लेप्रोस्कोपी की हमने जीटीजी की, हिस्टेरोस्कोपी की जीटीजी की। हम्म।
क्योंकि इन पे कोई आईजी है ही नहीं, तो हमें ग्रीन टॉप गाइडलाइन करनी पड़ी। और लैप्रोस्कोपी के जो इंजरीज थी, यूरोलॉजिकल, ब्लैडर, उस पे तो कोई जीटीजी और नाइस भी नहीं थे, तो उसमें हमें टोक करने पड़े। तो ये आप समझें कि सिलेबस जो है वो एमआरसीपीआई का सबसे पहले आईजीज करना है। ठीक है। अगर किसी टॉपिक टॉपिक की लिस्ट आपको पता है, देर आर 18 मॉड्यूल्स। जैसे सर्जिकल है, सर्जिकल किया हमने। फिर हमने अब एंटीनेटल कर रहे हैं। जिन्होंने सर्जिकल नहीं किया, डोंट वरी, वी विल रिपीट इट। उसके बाद हम मैटरनल मेडिसिन करेंगे। ठीक है। सारे ओब्स के टॉपिक्स करेंगे। फिर हम एक्चुअली इसका अर्ली प्रेगनेंसी करेंगे। फिर हम, बल्कि मुझे लगता है अर्ली प्रेगनेंसी लेट ही करते हैं। एएनसी मैटरनल मेडिसिन के बाद हम लेबर करेंगे। ठीक है, लेबर एंड डिलीवरी, और उसके बाद पोस्टमार्टम। फिर हम अर्ली प्रेगनेंसी, और ये मॉड्यूल करेंगे तो ओब्स के सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स, इस ये मॉड्यूल्स हमें पता है कि ओब्स के ये मॉड्यूल्स हैं, ये करने ही करने। सर्जिकल ओब्स का भी बन सकता है, गायनी का भी बन सकता है, बट एंटीनेटल मेडिसिन, लेबर, पोस्टमार्टम, अर्ली प्रेगनेंसी तो प्योरली ओब्स के प्रेगनेंसी रिलेटेड मॉड्यूल्स है ना। इनके टॉपिक्स वो ऑलरेडी नो। अब इन टॉपिक पे कोई आईजी है तो पहले वो आईजी करनी है। अगर उन टॉपिक पे आईजी नहीं है तो फिर उसकी जीटीजी ढूंढेंगे। जीटीजी नहीं है तो फिर नाइस करेंगे। नाइस नहीं है तो फिर टोक करेंगे। टोक भी नहीं है तो फिर सिप करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? और ये चीजें आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई हैव एक्चुअली कंपाइल्ड योर एवरी मॉड्यूल लाइक दिस। आपने सिर्फ प्लानर फॉलो करना है, लेक्चर सुनना है डेली का, क्विज सॉल्व करने हैं और पास होना है, और कुछ नहीं होना। ठीक है। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं आफ्टर सिलेबस। और इसी तरह गायनी का होगा। जैसे ऑन्कोलॉजी की आईजीज नहीं है, ऑन्कोलॉजी की प्री मैलिग्नेंट कंडीशन पे आईजी है, ओवेरियन सिस्ट की, पोस्ट मेनोपाजल, बस अकलौती। और एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन पे सर्वाइकल चेक की इकलौती गाइडलाइन है। टू टोटल गाइडलाइन है आईजी सोर्सेज से। बाकी सारी चीजें आपने जीटीजी, फिगो, टोक से ही करनी है। ठीक है। इसी तरह जनरल गायनी है, जनरल गायनी पे है आईजीज भी। उसमें जहाँ आईजीज नहीं है वहाँ हम जीटीजीज कर रहे हैं, जैसे पीसीओ, पीएमएस। पीसीओ तो है डाउन कर दिया उन्होंने, उस पर एशर करेंगे। पीएमएस की जीटीजी करेंगे। ठीक है। इसी तरह ब्लेंड होगा एक मॉड्यूल करने के लिए। फॉर फ्यू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग आईजीज, फॉर फ्यू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग जीटीजीज, फॉर फ्यू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग नाइस, फॉर फ्यू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग टोग, एंड फॉर फ्यू टॉपिक्स वी विल बी डूइंग सिप। जैसे यूटानी नॉमलीज हैं। ठीक है। जैसे ये ट्रेवल है, इस पे फिर हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है सवाए साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर के, फिर वो करेंगे। ओके। तो एनी डाउट इन 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 सिलेबस? मैम फिर एमसीक्यूज हमें मतलब अगर आज आप बता रही हैं कि अपनी गाइडेंस से नहीं आते, जो हम्म। उनकी अपनी गाइडेंस अभी नहीं कंप्लीट हुई ना, मतलब हाफ है हाफ नहीं है, इसमें कुछ है कुछ हम्म। नहीं है। तो हम्म। मैम फिर हमें साथ में ये कि जो एमसीक्यूज आएंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, नाइस गाइडलाइंस और टॉक आर्टिकल्स और हाँ जीटीडी। बिल्कुल। बिल्कुल, और फिर कहाँ से एक्सेप्टेबल होंगे? फिर रेफरेंस क्या है? बाय जी डिफॉल्ट दे सेड इफ देयर इज नो आईजी यू हैव टू फॉलो जीटीजी। दे देयर सेल्फ एक्चुअली एंडोर्स इट। दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस। आईजी के साथ जीटीजी, नाइस, टॉक से बात पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो फिर आपकी चीज तो सिलेबस के मुताबिक होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? ठीक है। जी मैम सही। ठीक है। तो जैसे जैसे अभी थ्रोम्बोम्बोलिज्म की गाइडलाइन आपने पढ़ी, सिर्फ एंटीनेटल थ्रोम्बोम्बोलिज्म पे आईजी है, अक्यूट इवेंट पे नहीं है। फिर वो कहाँ से किया हमने? वो हमने ग्रीन टॉप से किया ना, 37B से। जी ठीक अच्छा, है। फिर इसके, हाँ, इसके बाद एंटीनेटल टॉक पे एक क्वेश्चन आता है अक्सर। मैं उसमें ये होता है कि जब डीबीटी होता है तो राइट लेग का है, तो राइट लेग का आप कराते हो डुप्लेक्स। अब ये इन्फॉर्मेशन तो उनकी वीनस थ्रोम्बोम्बोलिज्म की एंटीनेटल आईजी में भी नहीं है, फिर वो कहाँ से मिलेगी? वो डॉग से मिलेगी। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है आईजी में, बाय डिफॉल्ट चाहे उसकी आईजी भी मौजूद है, लेकिन आईजी में अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो गैप फिल करने के लिए यू मस्ट हैव टू पिक की अकॉर्डिंग टू द जीटीजी, नाइस, टॉक, सिप। गॉट इट? यस मैम। हाँ, तो और तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइक मेरा काम ही क्या है? तुम लोगों का सिलेबस हर वक्त पढ़ना। आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट 5-6 years। ठीक है। तो एमआरसीजीटी भी पैरेलल कोर्स चल रहा है, उन्होंने भी खत्म कर लिया गायनी।
और तुम लोग जो है वो ओब्स शुरू करेंगे, मैं तुम लोगों को अभी ओब्स शुरू करा रही हूँ। तो कोई भी चीज़ जो मुझे लगती है ना कि ये जो है ना एडिशनल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपके एग्जाम में आई है, तो मैं आपके लेक्चर में ऐड कर रही हूँ। तो बाय द एंड ऑफ द थ्योरी यू विल नॉट मिस एनीथिंग। मतलब कोई भी सिंगल इंफॉर्मेशन जो कि क्रुशियल थी टू आंसर योर पेपर, वो तुम्हें आती होगी, ट्रस्ट मी। हम्म। चलें तो हाँ, फिर अभी आप ज्यादातर क्या आज हीरा, तुम मुझसे बातें कर रही हो या किसी और से बातें कर रही हो? सॉरी, मेरा माइक ऑन कैसे रह गया? इस वक्त मैं हॉस्पिटल में बैठ के आपके लेक्चर सुन रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात मैं नहीं। लाइक अभी मेरे मेरे लास्ट बैच में भी हीरा थी ना। हीरा, मेरा आप हीरा फरीन, हर दफा एक हीरा आती है। और मैं खुद भी हीरा जैसे मैंने देखा है, हीरा नाम की लड़कियां जो है ना वो थोड़ी स्मार्ट होती हैं। शी वाज आल्सो वेरी स्मार्ट। नहीं, डॉक्टर हीरा मसला ये है कि मुझे सिर्फ आप अपने हम नाम होने की वजह से और आपकी आवाज और स्वीट आवाज की वजह से आपके पास हूँ। शुरू से तो हाँ, आई नो, सूदिंग यू वॉइस हैव यू वो हैव मुझे बीन बहुत विद मी। अच्छा लगता है। मैं सिंस लास्ट 4 इयर्स, यस, एफसीपीएस 2020 में मैंने किया है और जब से मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ यार, तुम लोग तो फैमिली बन गए हो, 5 5 6 6 साल से मेरे साथ। तो तुम लोग ढूंढ रहे होते हो कि मैंने कोई नया कोर्स स्टार्ट करना, नहीं तुमने वो पेपर देना होता है। चलो ठीक है। ये वाली बात अच्छा। तो है मैम, ये बात तो है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और बस ये कहती हूँ कि अल्लाह करे बस पास हो जाऊं, आप भी के लेक्चर सुन सुन के और आप भी की चीजें करके, और काफी चीजें क्लियर हुई हैं। और मैं ये इसीलिए मैं रिकमेंड भी करती हूँ अपनी कोलीग्स को। यहाँ कराची में मैं डाओ में से थी, ओझा से, तो मेरे काफी सारे कोलीग्स आपके मेंबर बने उस वक्त भी और अभी भी। थैंक यू सो हाँ, वैसे मच मुझे फॉर भी योर हैरत होती गाइडेंस। है कि लोग कोई एग्जाम पास इसलिए करते हैं, वो एग्जाम उन्होंने देना होता है बिकॉज उनके करियर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ तुम, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं एफसीपीएस एमसीपीएस या एमएस के, वो इसलिए देते हैं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो चलो ये भी कर लेते हैं। ये कोई सॉलिड रीजन नहीं है। ठीक है, तो चेक योर सॉलिड रीजंस। बट अच्छा लगता है, मीन्स व्हेन आई सी यू पीपल अगेन एंड अगेन, और आप लोग इम्प्रूव कर रहे हो अपनी सीवीज और इन करियर। और नो डाउट यार, एफसीपीएस आल दो मुश्किल है, लेकिन कंपैरिजन विद एमआरसीपीआई ज़्यादा प्रेस्टिजियस है बिकॉज मैक्सिमम कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते हैं, सैलरी पैकेज भी इसका अच्छा है इवन इन यूर कंट्री। इफ़ यू विल से कि यू हैव डन एमआरसीपीआई, तो आपके कोलिग्स में आपकी जो क्या कहेंगे, एक दे विल सी कि आपने एक्चुअली एक इंटरनेशनल एग्जाम पास किया हुआ, थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपकी रिकमेंडेशंस थोड़ी वैल्यूएबल हो जाती हैं। बिकॉज ये जो एग्जाम्स है ना, ये दे स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस। तो फिर पता होता है कि ये बंदा, ये जो डॉक्टर है जिसने इतने इंटरनेशनल एग्जाम पास किए हैं, तो उसको सारी गाइडलाइंस का पता है। तो इस तरह फिर जब आपकी प्रैक्टिस होती है उसमें भी कॉन्फिडेंस आता है, वेदर यू आर नॉट मूविंग आउटसाइड पाकिस्तान। बट इस तरह के एग्जाम्स एमआरसीपीआई एमआरसीओजी पास करने से आपकी अपनी प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस में जो है ना वो निखार आ जाता है। ये तो है। चलो तो थैंक अच्छा, यू मैम। एमआरसी थैंक यू। अच्छा हीरा, ये जो लाइक एमआरसीओजी का, एमआरसीपीआई का जो रोड मैप है वो ये है कि आपने पहले इसका पार्ट 1 करना है, फिर पार्ट 2 में आपने इसकी रिटर्न एग्जाम पास करना है, और फिर आपने इसकी ओस्की देना है। तो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। बट अगर समवन अमंग यू हैज डन एफसीपीएस फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसको पार्ट 1 एमआरसीपीआई देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे जो एमआरसीपीआई का जो एक्चुअली पार्ट 1 है वो है भी नहीं। उसके लिए आपको या तो एमआरसीओजी पार्ट 1 करना है, या जनरल मेडिसिन या पेडियाट्रिक्स में, ओब्स गाइनी में नहीं है ना एमआरसीपीआई का पार्ट 1। इसलिए अगर नहीं है तो आपने फिर एमआरसीपीआई पार्ट 1 मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स में अगर किया हुआ है और विद इन लास्ट 6 ईयर किया है, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली पार्ट 2 दे सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बिकॉज एमसीपीएस के कैंडिडेट्स या एमएस के कैंडिडेट्स, तो फिर वो क्या करेंगे, बिकॉज एफसीपीएस की बेस पे तो एग्जाम्शन मिल गई, आप पार्ट 2 रिटर्न एमआरसी पे डायरेक्टली दे सकते हो। बट अगर आपने एमएस किया है, एमसीपीएस किया है, तो उसकी बेस पे एग्जाम्शन अभी तक नहीं मिली। प्रोसेस कंटिन्यू है बट अभी तक वो एक्चुअली वैलिड नहीं हुआ। तो फिर आपको या तो एमआरसीओजी पार्ट 1 करना पड़ता है एमआरसीपीआई पार्ट 2 के लिए, ठीक है, या फिर एमआरसीपीआई पार्ट 1 मेडिसिन और पेडियाट्रिक्स में करना पड़ता है। अब देखो, एमआरसीओजी पार्ट 1 तो फिर भी गायनी ओब्स का एग्जाम है, कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, 18 मंथ्स की ट्रेनिंग मिनिमम भी की हुई है या एक्सपीरियंस है।
ये जनरल मेडिसिन पेडियाट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं समझ आती एक एक ओबीजी माइंड को, सच में। आ जाएगी समझ में, लेकिन इतनी एफर्ट करने की जरूरत ही क्या है। तो मैं फिर यही रिकमेंड करती हूँ एमएस और एमसीपीएस स्टूडेंट्स को कि आप एमआरसीजी पार्ट 1 कर लें। आपकी स्पेशलिटी ओरिएंटेड है, इजी भी है। और जैसे कि उस्मा ने आई थिंक प्रोफेशनल डिप्लोमा लिया है ना उस्मा? आपने इसकी बेस पे लिया है ना मैम मैंने भी एग्जाम्पशन? किया हुआ है डिप्लोमा, अभी ने 2023 से ये ऑनवर्ड स्टार्ट किया है ना। मैंने ओके। 2024 में किया है डिप्लोमा, इन्हीं अच्छा का अच्छा। किया है प्रोफेशनल। जी। तो अभी हाँ तो एक्सेप्टेबल है ये, आप फिर दे सकते हो रिटन एग्जाम एमआरसीपी जबरदस्त पार्ट 1। जबरदस्त। तो जी। एमआरसीओजी पार्ट 1 या फिर आरसीपीआई का प्रोफेशनल डिप्लोमा किया हुआ है, या एमआरसीपीआई पार्ट 1 मेडिसिन पेडियाट्रिक्स में किया हुआ है, या एफसीपीएस किया हुआ है, ये 4-5 मोस्ट कॉमन रूट है जिसके बाद लोग एमआरसीपीआई पार्ट 2 रिटर्न देते हैं। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया वाले तो मुझे सुन भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते हम स्पीकिंग इन उर्दू, ना न्यूजीलैंड वाले, हाँ, ना साउथ अफ्रीका वाले, ना मलेशिया वाले, तो ये तो चलेगा। तो फिर पीछे क्या ही बचा है? वही जो जो एग्जाम्शन एमआर सूजी 1 पे लेंगे या पाकिस्तान से हैं एमआर आरसीपीआई प्रोफेशनल डिप्लोमा पे लेंगे। ठीक है। और वैसे एक बात बता दूं, सिर्फ ये एक्चुअली लाइक गल्फ कंट्रीज में होता है कि दे लव टू टीच एनी इंटरनेशनल एग्जाम इन 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 अरेबिक। ठीक है। या ये पाकिस्तान में होता है बाय मेड होम। बाकी मैक्सिमम कोर्सेज एक्चुअली डिलीवरिंग द कोर्सेज इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उन मैक्सिमम कोर्सेज की जो हालात हैं, जो उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या उनके मेंटर्स हैं, उनकी भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट डिलीवरी है वो कंप्रोमाइज हो रही है, अंडरस्टैंडिंग है वो भी कंप्रोमाइज हो रही है। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम लोगों को इंग्लिश आती नहीं है भाई। एफसीपीएस किया, एमएस किया, गाय डॉक्टर हो, सारा सिलेबस ही एक्चुअली इंग्लिश में है। तो समझ तो आती है, लेकिन जो आपकी अपनी एक्चुअली जो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, उस में तो पढ़ने का तो अपना ही मजा है ना। तुम लोगों को क्या लगता है, लाइक व्हेन थ्रू आउट सॉरी माय टू करियर? इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, आप सही कह रही हैं कि अपनी लैंग्वेज में जो बात समझ में आती है वो आप अपनी अदर लैंग्वेज में, इवन वी नो द इंग्लिश एंड वी कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन जब हम पढ़ तो सकते हैं, लेकिन जब हम डिलीवरिंग करते हैं लेक्चर में, तो यहाँ भी ये होता है कि जब पैगाम पहुंचाए तो अपनी आसान लैंग्वेज में पहुंचाए ताकि वो अंदर तक चला जाए। और फिर आप उसको इंटरप्रेट जब कर रहे होते हैं किसी भी बंदे के सामने, तो अपने तरीके से ही कर रहे होते हो ना, क्योंकि हम मरीजों के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं। एंड वी एवरीबडी हु इज इंडक्टेड इन दिस प्लेटफॉर्म, वो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो साइड से बातें जब हम बिल्कुल। सीखेंगे सही से तो करेंगे ना। एंड थैंक यू सो मच, इसमें कोई बुराई थोड़ी है अपनी लैंग्वेज में बात करना, मैं तो बहुत खुशी से बोलती हूँ क्या है मुड्डू स्पीकिंग। नहीं नहीं, बुराई तो नहीं है, मैं पाकिस्तानी। तो, मेरा तो खुद ही प्राइड है। क्योंकि हम ख्वाब भी तो अपनी अपनी ही जबान में देखते हैं। जिस चीज में आप ख्वाब देखते हो उससे अच्छी चीज क्या होगी जो आप जिससे आप समझोगे। तो आई लव, दैट्स व्हाई मैं मीडियम चेंज नहीं कर रही। तो मेरे पास बहुत प्रेशर है। अभी 2 सूडान से लड़कियां थी और एक मलेशिया से थी। स्टडी ग्रुप से इन्होंने खैर देखा कि दे आर डेली डूइंग द क्वेश्चन डिस्कशन जो कहीं और नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि हमने कोर्स ज्वाइन करना है, तो लाइव सेशंस में, इनका वो तो उर्दू में। स्टडी मैम मटेरियल तो एक्चुअली मिलता है। बात ये है कि आई हैव जॉइन्ड चाइनीज प्लेटफॉर्म टू ड्यू टू माय जॉब, because I am indulged in Karachi in some NGOs who is running by the Chinese। वो अपनी जबान में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इवन मुझे चाहिए होता है ट्रांसलेटर कि मैं मतलब उनसे बोलूं, क्योंकि उनको इंग्लिश भी सही से नहीं आ रही होती। दे कैन बी डिलीवर द इन स्पीक इन इंग्लिश। तो वो फिर तो मतलब वो लोग कहते हैं कि वी हैव अ प्राउड, अगर आपको काम करना है हमारे साथ आप चाइनीज सीखें। अच्छा, वैसे हीरा मैंने देखो, कहा इस वक्त दुनिया में जो टॉप 3 कंट्रीज है ना, उनमें सारे एग्जाम्स उनकी अपनी लैंग्वेज में होते हैं। चाइना के चाइनीज में होते हैं चाहे वो मेडिकल है, रशिया बिल्कुल के रशियन बिल्कुल लैंग्वेज में बिल्कुल। होते हैं चाहे वो मेडिकल है, यूएस में इंग्लिश में ही होते हैं चाहे वो अब वो इंटरनेशनल है। तो उनके बच्चों बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दे आर क्रिस्टल क्लियर, बिकॉज वो अपनी लैंग्वेज चेंज, प्राइमरी लैंग्वेज चेंज नहीं करते। चलो, मैं इस पर बात बहस नहीं कर रही, लेकिन मैं इस पर ये जरूर कहूंगी कि यू पीपल आर रियली ब्लेस्ड कि आपको एक्चुअली वाया मेड होम एक ऐसा कस्टमाइज टेलर मेड प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट की डिलीवरी, ये सारे एग्जाम कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। जैसे मर्जी आप बोलो, बट पास तभी होंगे व्हेन यू यू हैव गुड कॉन्सेप्ट्स ना। तो ये फिर आपकी डिलीवरी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज में होती है। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। और अच्छा, इसमें एक और भी जो मुझे फीडबैक मिला है वो ये है कि इन इन अदर एक्चुअली अदर कोई भी कोर्स एबीसी, दे यूज टू रीड द स्लाइड्स।
कि स्लाइड पे ये लिखा हुआ है तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, ऐसा होता है ना, मैं खुद भी देखती हूँ। तो वो ऐसा लगता है ये वाकई लेक्चर चल रहा है, ऐसे ये स्लाइड पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली, ये लाइन पढ़ ली। बट एक्चुअली वी एक्चुअली स्टडी एवरी टाइप लाइक अ स्टोरी। अभी जैसे हम IUGR करेंगे तो हम बोल रहे होंगे भाई IUGR की तो डेफिनेशन ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये सिनेरियो बना लिया, फलाना ढमकाना, ये तब डिलीवर करना है, स्टेरॉइड तब लगाना है, न्यूरो प्रोडक्शन तब करनी है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और आपके एक्चुअली कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे क्लियर होते हैं उससे, बोर नहीं होते आप। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने कोई एक्चुअली कॉन्वर्जेशन सुनी है। ठीक है, कोई सिनेरियो सुन के आए हो। तो ये भी बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग है। तो आई विश कि मोर प्लेटफॉर्म्स भी इसी लाइन पे डिलीवर करें कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो वो फिर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगे ना, और मेडिकल कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑब्वियसली है। तो हम इसको और इजी कर सकते हैं बाय मेकिंग डिलीवरिंग इट इन द लैंग्वेज जो कि स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड बेस्ट। अच्छा, ये पहले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ सारे रूट्स, तो मैं अब इस पे दोबारा नहीं आऊंगी। FCPS, MRCP और MRCOG इन सब के कंपैरिजन। लेकिन ये जरूर देख लो तुम, अभी मुझे MRCPI पार्ट 2 में मेरी एक FCPS की कैंडिडेट ने ज्वाइन किया। अच्छा, वो मेरे साथ ऑब्वियसली FCPS में लंबा अरसा होता है, भाई बच्चा IMM करता है, फिर टोक्स करता है, फिर FCPS, फिर टोक्स, तो वो 3-4 साल एक उससे इंटरेक्शन तो रहता है, जैसे अभी हीरा ने बताया, तो उसके साथ भी था 3-4 years इंटरेक्शन। और आई नो शी ऑलवेज टेक द कोर्स इन इंस्टॉलमेंट्स। तो फिर उसने वो, अब क्या, FCPS तो था उसके एग्जामिशन पे, MRCPI दे रही थी, तो फिर उसने दोबारा मुझसे बात की कि मुझे तो इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। तो मैंने बोला ईच टाइम यू आस्क फॉर इंस्टॉलमेंट। तो फिर उसने बताया कि लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं और बहुत सारे इश्यूज थे। देन आई टोल्ड हर कि तुम्हें बताया किसने MRCPI का, ये तो आखिरी एग्जाम थोड़ी है, इसके बाद ये जब तुम कोर्स ले लोगी तो फिर इसकी फीस भी भरनी है। वो 2 लाख प्लस है, 2 लाख एंड 50 बन जाएगी, उसके बारे में सोचा है उसका, उसको आइडिया ही नहीं था। अच्छा, इतनी ज्यादा फीस है। मैंने कहा वो तुम फिर भी कर लोगी मैनेज, और तुम पास भी कर लोगी, बिकॉज आई नो यू आर माई स्टूडेंट। और फिर इसकी ओस्की में क्या होगा, ओस्की के लिए यू हैव टू गो आउटसाइड पाकिस्तान, फिर वीजा, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, वहां जाके एक ऑनलाइन अपने ऑन साइट मॉक लेना है, फिर वो एग्जाम भी 5 लाख प्लस का है उसकी फीस। तो फिर वो उसने कहा कि मुझे फिर नहीं लेना, फिर उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मुझे, मैंने उसको रिफंड की। ठीक है, तो ये जब आप ऐसे मत करो कि बस कोई फ्रेंड MRCPI कर रही है तो आपने भी करना है। इफ यू रियली वांट टू एक्चुअली डू दिस एग्जाम, तो फिर सॉलिड रीजन हो कि इसके आपके करियर में जंप आए। ठीक है, या आपका स्पाउस जो है वो बाहर है, आपको फिर वहाँ का लाइसेंस चाहिए उस कंट्री का जो कि MRCPI एक्सेप्ट करता है, या फिर एक्चुअली यू रियली वांट टू गो अब्रॉड, बाहर भागना है, तो फिर MRCPI MRCOG करना पड़ेगा ना, ये तो है। तो ये नहीं करना कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस FCPS की बेस पे चल रही है, आप ऐसे ही MRCPI MRCOG करना शुरू कर दो। अगर आपका कॉन्फिडेंस है, नॉलेज अच्छा है, तो यू आर डूइंग वेल, व्हाई टू डू ऑल दीज थिंग्स के समवन एल्स इज डूइंग। ठीक है, तो सारा रोड मैप अपना ध्यान से देखना है। ठीक है, थ्योरी, कॉस्ट, कोर्स की कॉस्ट। ठीक है, कोर्स में भी मैं आपको बता दूं, लाइक थ्योरी कोर्स होता है जिसमें वी कवर ईच एंड एवरी गाइडलाइन, और हमारा मकसद होता है कि हम थ्योरी अच्छे से करें। फिर पास पेपर शुरू होते हैं, पास पेपर एक अलग ही दुनिया है, इतने ज्यादा पास पेपर्स हैं इसके, 2016 से 2025 तक। उनको करने के लिए डेडिकेटेड लाइव सेशंस चाहिए, 2 घंटे, 2 2 मंथ्स चाहिए। वो एक कोर्स में पॉसिबल ही नहीं है उसको मिक्स करना, फिर वो एक सेपरेट कोर्स है। ठीक है, तो ये भी आप देखें, और ये सिर्फ मैडम का नहीं है, एनी कोर्स यू विल सी, अगर कोई अच्छा क्वालिटी कोर्स है, अगर कोई मिक्स भी करता है तो फिर समझो वो डंडी मार रहे हैं, थोड़े बहुत गाल्स करा के, थीरी करा के जान छुड़ा रहे हैं। आपने तो जान नहीं छुड़ानी, इतना महंगा पेपर फीस से जमा कराई है। समझ आई मेरी बात? तो ये रिकॉर्डिंग भी होगी, बाकी इसके फिर बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे जो कि सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ 2 होता है, फीस का नहीं पता, फिर उसकी का नहीं पता, ये भी नहीं पता कि आउटसाइड पाकिस्तान जाना है। तो इसलिए मैं हर बात आपको एक्चुअली बहुत डिटेल से बता रही हूँ। तो ये जर्नी शुरू करने से पहले यू मस्ट बी वेरी क्लियर वाई यू आर स्टार्टिंग दिस जर्नी। ठीक है, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस पेश आएंगे। ओके हीरा, नो वरीज। चलो, तो और लेकिन अच्छी बात क्या है कि इंसानों की तरह पढ़ते हो तो फिर दोबारा अटेम्प्ट रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही अटेम्प्ट में निकल जाएगा पेपर, थ्योरी भी और उसकी भी। ठीक है,
ओके, प्रेस्टिजियस एग्जाम तो आई टोल्ड यू MRCOG है, देन MRCPI। ठीक है। ओके, मैंने तुम्हें बोला था ना इसका सिलेबस। तो इसके सिलेबस में बेसिकली वही है, देखो, GTTs, नाइस टॉग। ठीक है, तो FCPS में भी ये सब कुछ कर रहे हो, MRCOG में भी सब कुछ कर रहे हो, MRCPI में भी सब कुछ कर रहे हो, लेकिन GTT थोड़ी लेस है क्योंकि IG ज्यादा है। ठीक है। तो बेसिकली MRCPI में एडिशनल क्या है, अगर आपने पहले कोई भी प्राइमरी एग्जाम लाइक FCPS या MRCOG MCPS दिया, तो यू जस्ट हैव टू ऐड द आयरिश गाइडलाइंस। ठीक है, बाकी 70-80% सेम सिलेबस है। और ये आयरिश गाइडलाइन इजी है। विद मी यू विल लव दिस आयरिश गाइडलाइंस। और और ये हैं थोड़ी सी, ठीक है, 30% पूरे सिलेबस का बना रही हैं, लेकिन आपके एग्जाम का ये 70% बना रही हैं। तो ये किए बगैर पास नहीं हो सकते आप बाय एनी मीन। तो वट एवर इज यूर चोजन डिग्री, एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है एटीट्यूड है, आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसी से आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल इम्पैक्ट आएगा। तो ये थोड़ा सा MRCPA का था इंट्रोडक्शन। ये एग्ज़ाम मार्च में होता है, और इसके अलावा सितंबर में होता है। साल में 2 दफ़ा थ्योरी होती है। ओस की साल में 4 दफ़ा होती है, फैब में, मई में, नवंबर में। हाँ, 3 दफ़ा होती है। फैब में नहीं, नो नो, जुलाई में 4 दफ़ा थी उसकी होती है, और 2 दफ़ा होती है इसकी थीरी, क्योंकि उसकी की जो सीट्स है वो थोड़ा उसमें इश्यूज होता है, तो इसलिए वो 4 टाइम्स अनाउंस करते हैं दिस एग्जाम। ठीक है। तो अब स्टार्ट करें। IUGR, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन कि MRCPI करना ही क्यों है, कास्ट क्या है, पार्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है? हम्म डॉक्टर हीरा, मुझे ये पूछना था कि मेरा जो इसका ये जो फिनिश होगा ना डिप्लोमा, मेरा फिनिश हम्म होगा दिसंबर में, तो इनका रिजल्ट आएगा जनवरी तो में। इनका जनवरी में तो बुकिंग होगी ना, जन तो जनवरी तक तो तुम अच्छा, सेफ तो हो। उसका ना होता है कोई नहीं, इसके कोई भी जो होते हैं सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन और ये सब चीजें, और फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, इसका कोई इनके पोर्टल बनता है, हमें कोई ईमेल आईडी बनाना है, क्या करना है? आपको ये सेंड करेंगे ना सर्टिफिकेट, या आपको ये भेज, जब आप कंप्लीट कर लेंगे मैं आपको ये इस पे देंगे। मैं लेकिन ये इस पे एक ट्रांस सेशन लेंगी। आई विल टेक अ सेशन ऑन इट व्हेन एग्जाम बुकिंग विल बी नियर। आई विल टेक अ सेशन कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओके। रेडी करनी है, ये फलाने से टेस्ट करानी है, फलाने से टेस्ट करानी है। ठीक है, ये बड़ी लंबी कहानी है। और मेरे काफी ऑब्जेक्शन मेरे खुद के भी आए थे, जो मेरी अपनी एग्जाम्शन थी। अब मैंने क्या था, MRCOG 1 का भी साथ लगा दिया, FCPS के भी साथ लगा दिया। मैंने कहा दोनों पे एग्जाम्शन है, दोनों पे ही ऑब्जेक्शन आ गई। एक ही लगाना था। और उस पे अटेस्टेशन जो है ये था कि फिर मैंने फाइनली लायर से कराई थी। अब मैं सबको ये बोलती हूँ, वो जो लायर की स्टैंप होती है वो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई, वरना मैंने फिर 2-4 कंसल्टेंट से भी स्टैंप लगवाई थी। हालांकि बाकी लोगों की तो नहीं आई, मेरी आ गई ऑब्जेक्शन। उसकी रीजन शायद ये थी कि मैंने प्रोसीड ही गलत किया था, दोनों साथ में भेज दिए। बट मैं फिर अपनी गलतियों से मैंने सीखा, तो फिर जब तुम लोगों की बुकिंग का एग्जाम एग्जाम बुकिंग नजदीक आएगी, तो मैं इस पे छोटा सा सेशन ले लूंगी, नो वरीज, और पहले ले लूंगी ताकि तुम लोग अटेस्ट करा लो। और यार अटेस्ट कराने में कोई टाइम थोड़ी ना लगेगा। तो नो वरीज, ले लूंगी मैं इस पे, और लेना भी चाहिए इस पे। तो हाँ, तुम लोगों को नजर आ रही है दूसरी स्लाइड, ये MRCPI उसकी? हम्म जी, आ रही है स्क्रीन पे। ओके। जी। अच्छा, तो इसका एक, अच्छा, जो इसका एग्जाम का फॉर्मेट ये होता है, कहाँ गया फॉर्मेट? हम्म अब ये स्लाइड नजर आ रही है, दिस वन, MRCPI ओब्स गाइनी टाइमलाइन। जी। ओके, मैंने दूसरे सिस्टम से ओपन किया था, अब उसकी बैटरी डेड होगी, बंद हो गया, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों को नजर आ रही है नहीं आ रही। समटाइम मेरे स्क्रीन पे नजर आ रही होती है और ऑडियंस की स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही होती, तो इसलिए मैं क्रॉस चेक कर रही थी। एनीवे, एग्जामिशन FCPS पे लिया, या MRCOG पे लिया, डिप्लोमा पे लिया, या MRCPI पीड्स या मेडिसिन की बेस पे ले लिया, उसके बाद आपके पास 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस, और या एक 18 मंथ की ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस वो जरूर होना चाहिए। उसके बाद आप MRCPI 2 की का रिटर्न दे सकते हो। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट मैंडेटरी प्री रेजिकेट्स हैं।
और इसकी थ्योरी में 100 सिंगल बेस्ट आंसर है, मीन्स एक सिनेरियो और 5 चॉइसेस। और ये एग्जाम आपने अपने घर बैठ के देना है, अपने लैपटॉप पे, जिसका जिसके वेब कैम से दे विल ऑब्जर्व यू कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। और आपके सर पे ही सवार होता है वो बंदा, मतलब मुझे तो लगता है कि रियल सेंटर पे जहाँ जाते हो वहां चीटिंग करना शायद आसान होता हो, लेकिन जब वेबकैम के सामने यू हैव टू सिट और वो ऑल अराउंड 360 आपको देख रहा है, तब आप गर्दन भी नहीं हिला सकते, तो चीटिंग इज नॉट उसका पॉसिबल एट ऑल डिप्लोमा ये। का भी एग्जाम इसी तरह हुआ था, और भी ऑप्स एंड गायनी बहुत थे, वो भी इसी तरह था, वेब में हाँ, तो कैंपस। ये, हाँ, इसको हल्के में नहीं लेना कि घर बैठ के हो गया ये, तो वो फिर भी और आप कुछ आपका नहीं नेट कर अच्छा होना सकते, चाहिए, लोगे अगर नहीं। आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। ये हाँ भी बड़ा इशू बिल्कुल, है इनको, वाईफाई और बिल्कुल। जी नेट। डॉक्टर, ये तो मेरा भी ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। मैंने जो बड़ा दिया है मसला ना है, वैसे ये घर ठीक हो बैठ, गया तो आपके लिए बहुत हाँ, प्रॉब्लम इसी है फिर। तरह देना होता है। मेरे लेकिन साथ। देखिए इंटरनेट का बड़ा इशू कि अगर जरा सा भी डिस्कनेक्ट हम्म। हो जाए तो वो फिर हम्म। मेरा टेस्ट इसी तरह हुआ ना कि एग्जाम का जो मेरा बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, तो वो हम्म। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे वेट करना है या क्या करना है। आई क्लोज द विंडो। तो उसके बाद मैं इतनी परेशान, ना मुझे टेस्ट मिले, क्योंकि वो ऑल वन टाइम आप उसको कर सकते हैं ना, क्लिक कर सकते हैं उस लिंक को। तो फिर मैंने उनको दोबारा 2 टाइम्स उनको मैंने 4 मैंने उनको ईमेल्स की। उनका फौरन आंसर आया कि डोंट वरी, आपका हम रीटेस्ट कर देते हैं आपका ना, क्योंकि मेरे अभी जस्ट 10 मिनट्स ही पास हुए थे करते हुए, तो वो इंटरनेट का प्रॉब्लम की वजह से। फिर एनीवे तो उन्होंने दोबारा मुझे लिंक सेंड किया और मैंने दोबारा टेस्ट दे दिया था। वैसे इतने जालिम भी नहीं है, मैं खुद जब पेपर दे रही थी इसका, तो वो मेरा वाईफाई जो है वो टीवी के स्विच के साथ लगा हुआ है, बच्चों ने टीवी चलाया तो वो हिल गया। बस चेंज करती हूँ, अक्सर ही हिल जाता है। तो बस फिर मैं भी परेशान हो गई, मैंने फिर उनको कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब ये तो ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन ग्लिचेस तो आते रहते हैं, हमको भी पता है। तो टाइम तो काउंट हुआ मेरा, लेकिन उन्होंने अलाउ कर दिया, तो इसलिए बता इसलिए रही हूँ कि अगर इंटरनेट का इशू हो भी जाए तो पैनिक नहीं होना, वैलिड रीजन है, और आप इमिडिएटली उनको कांटेक्ट करके बताते हो तो आप दोबारा पेपर स्टार्ट कर सकते हो। ये तो अच्छा कि आपने ये दरम्यान में ये इशू भी डिस्कस कर लिया। घर बैठ के एग्जाम देना है, 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, अगर अच्छे से पढ़ा है ना तो ये एग्जाम आधे टाइम पे पास आप करके आराम से बैठ जाते हो, अगर अच्छे से पढ़ा है। बट आई जैसे लाइक आई थिंक 3 आवर का, 3 आवर का टाइम था, हाँ 3 आवर का एग्जाम था ये, और मैंने तो 2 आवर में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एफसीपीसी पढ़ा रही थी, इस चीज़ पे अच्छी कमांड थी, तो वो जो थोड़ी बहुत थी आयरिश गाइडलाइंस की थी, तो वो भी अच्छे से की थी, तो हो गया था, 80+ आ गया था स्कोर, और हालांकि पासिंग 65 था तब। तो ये कहने का मकसद ये है कि घर बैठ के देना है, अच्छे से पढ़ के देना है, चीटिंग का कोई सीन नहीं होगा, करनी भी नहीं है। ठीक है, इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, और ये आप कर सकते हो। MRCG 2 में जो लोग रहते हैं उनकी वजह ये है कि उनके होते हैं EMQ, एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चंस, एक सिनेरियो के साथ 14 चॉइसेस, और वो करना वाकई बंदे का स्मार्ट होना जरूरी है, तो इसलिए सिर्फ स्मार्ट लोग ही वो करके आगे 3 में जाते हैं। तो MRCPI में ये नहीं करेंगे स्मार्ट नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली EMQs नहीं है, आपने 5 ऑप्शंस में से एक चूज करनी है, ना कि 14, 15, 16, 18 में से। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी है, पासिंग रेट भी अच्छा है, डुएबल भी है 1 स्टेप एग्जाम में। अच्छा मैम, फिर इनका पासिंग क्राइटेरिया चेंज होता है या एक ही रहता है? इनका स्टैंडर्ड इतना 65 पे ही पासिंग है? नहीं नहीं नहीं, 70 तक भी गया चेंज है, करते हैं? 70 तक भी जी। गया होगा, लाइक 70 से ज्यादा नहीं देखा मैंने। अब चूंकि अवेयरनेस ज्यादा हो गई, अब तो मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग दे रहे होते हैं, बट लेकिन 70 से ज्यादा मैंने नहीं देखा अभी तक। अच्छा फिर आप जब थ्योरी का पास कर लेते हो तो इमीडिएटली फिर आपने कंसेंट भेजनी होती है कि आपने क्लिनिकल देना है। जैसे अभी मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरा 19 का बैच था, 18 स्टूडेंट्स माशाल्लाह पास हो गए। तो आई टोल्ड देम सेकेंड डे कि फौरन ही आप इनको अपना इंटरेस्ट शो करो कि आपने उसकी देना है। अभी उनका नवंबर में उसकी है। ठीक है, तो और मैक्सिमम को सीट नहीं मिलती फर्स्ट गो में। ठीक है, लेकिन जो कि आप इंटरेस्ट भेज देते हो तो फिर आप क्यू में आ जाते हो, तो फिर आपको सेकंड टाइम जब स्लॉट्स ओपन होती हैं तो प्रायोरिटी मिल जाती है, या थर्ड पे तो मिल ही जाती है। तो बेसिकली विद इन अ ईयर आफ्टर पासिंग योर थ्योरी आप इजीली आप का एग्जाम ओस्की के लिए बुक हो जाता है। ठीक है, 1 में ना सही तो सेकंड में से नहीं तो थर्ड में हो ही जाता है। और फिर जो क्लिनिकल एग्जाम है ना, अगर आपने FCPS दिया है तो FCPS ज्यादा मुश्किल था, उसके लॉन्ग केसेस पास करना एज कम्पेयर टू MRCPI क्लिनिकल। और अगर आपने MCPS दिया है तो उसका मैं आपको कंपैरिजन बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था शायद
एज कम्पेयर टू MRCPI। तो क्लिनिकल भी इसका ईजी है। क्लिनिकल में इसके क्या होता है, एक लॉन्ग केस होता है गायनी ओब्स का, बिल्कुल वैसे ही हिस्ट्री लेनी है जैसे लेते थे पहले, वैसे ही एग्जामिनेशन है, लेकिन अब एग्जामिनेशन मैनीक्विन पे या डम्मी पे होता है, रियल पेशेंट पे नहीं होता। वैसे ही जस्टिफिकेशन की रीजनिंग है, वैसे ही मैनेजमेंट की रीजनिंग है। ठीक है, वैसे ही हर पेशेंट को 4 5 मसले होंगे, अनीमिया, प्रीवियस टू डायबिटीज, या किसी का गायनी का या ओब्स का, इसमें से एक आता है, दो नहीं आते, क्योंकि आप एफसीपीएस एमसीपीएस में तो मैंडेटरी था ना एक गायनी का एक ओब्स का, या एमएस में भी। ऐसा यहाँ नहीं है, सिर्फ या तो गायनी का आएगा या ओब्स का आएगा। तो ये 2 3 घंटे की ब्रेक के बाद आपका सर्किट शुरू हो जाएगा। सर्किट में होंगे 7 स्टेशन, और हर स्टेशन होता है 10 मिनट्स का, और एक स्टेशन होता है काउंसलिंग का। या तो वो कोई बैड न्यूज ब्रेक करनी है, या किसी चीज की काउंसलिंग करनी है, मोटी पेशेंट है, उस वेट कम कर लो, ठीक है, या डोमेस्टिक वायलेंस या एजॉल्ट का है, ये इस तरह का एक मैंडेटरी सेशन होता है जिसको स्टिमुलेटेड पेशेंट टास्क बोलते हैं। उसमें रोल प्लेयर से इंटरेक्ट करना होता है। बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर डिस्कशन होते हैं जिसमें आप एग्जामिनर के बातों का जवाब देते हो, तो इजीली पास हो जाता है, ट्रस्ट में, अगर थ्योरी अच्छी पढ़ी हुई है तो। ठीक है, ओके। सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर MRC पे यूब्स गाइनी, फ्लॉलेस एंड सीमलेस। ठीक है, सबसे पहले तो तुम लोगों ने, वंस यू विल ज्वाइन द कोर्स, आपको वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाएगी, और एज पर प्लानर, जैसे एंटीनेटल का प्लानर आज चल रहा है ना, IUGR करना है, और कल का आई थिंक प्लेसेंटा रीटा है, उसकी भी IG है। तो एज पर लेक्चर, एज पर एक्चुअली योर शेड्यूल, आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपकी वेबसाइट पे आपने सुनने हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो अपलोडेड हैं, और जो इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है, न्यू है, या जिसमें लाइव इंटरेक्शन जरूरी है, जैसे आज IUGR, तो वो लाइव होंगे। फिर वो भी रिकॉर्डिंग उनकी एक्चुअली वेबसाइट पे ही होती है। बहुत सारे लोग तो लाइव ज्वाइन नहीं करते, दे आर बिजी इन एक्चुअली देयर अदर थिंग्स, तो वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। तो जैसे भी आप, जो भी आपने लाइव लेना है या रिकॉर्डेड लेना है, लेकिन पहले स्टेप पे आपने लेक्चर ही सुनना है, डोंट रीड इट। चूंकि आप गाइडलाइन खुद पढ़ोगे तो 2 3 घंटे ले जाओगे, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये इसमें से क्या ही एग्जाम आया होगा। और अगर आप आधे घंटे का लेक्चर सुन लोगे तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया, इजी हो जाता है। सुनने के आधे घंटे के सुनने के बाद जब आप पढ़ते हो तो आधे घंटे में पढ़ लेते हो, वो चीजें रिवाइज भी हो जाती हैं, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी आपको पहले से पता चल जाता है, तो आपके 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 टाइम बच जाता है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू, आपका स्टडी साइकिल स्टार्ट शुड फ्रॉम अटेंडिंग द लेक्चर, not by reading the guideline. You are supposed to listen me first, then you are supposed to read the guideline. ठीक है, आपका आपके जो मॉड्यूल्स हैं उसके मुताबिक हमने टेलीग्राम पे चैनल बनाए हुए हैं, जैसे सर्जिकल का है, या मैक्सिमम लोग तो खैर अब स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल से, तो जैसे U2 है ना, आई थिंक एंटीनेटल मॉड्यूल, तो उसमें आपका पूरा प्लानर है। लिंक ओपन हर, नहीं हो रहा, सॉरी मैम, इंटरप्ट कर रही मैम, इसका लिंक ओपन ही नहीं हो रहा, जो चैनल बने हुए हाँ, आई कैन क्लोज आ अंडरस्टैंड। रहा है। पाकिस्तान में मसला है लिंक्स का ना, वो फिर आपको VPN के थ्रू, प्रॉक्सी के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, एंड पे। जी लेकिन फिर VPN प्रॉक्सी के भी मसले हैं, वो आपके बाकी सिस्टम स्लो कर देता है। तो पढ़ाई के लिए मोबाइल ही आ अलग रहा रखो, है और ना, उसमें प्लीज ज्वाइन अपना, ज्वाइन की जगह क्लोज आ रहा है। आप ज्वाइन पे हाँ, जाते हैं, ज्वाइन हो ही नहीं रहा, पहले ही क्लोज आ रहा है लिखा हुआ, तो ज्वाइन कोई कैसे बात करें? नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हें आफ्टर सेशन इनबॉक्स में। तो वंस यू विल ज्वाइन है ना, तो आप देखोगे पिन पोस्ट है सारा कि एंटीनेटल की कितनी IGs हैं, और मैक्सिमम IGs एंटीनेटल में देखोगे आप। ठीक है, तो फिर जो जिस दिन की IG है उसकी समरी पढ़नी है, उस समरी का लिंक लगा हुआ होता है, और उसका ओरिजिनल PDF भी आया हुआ होता है। आपने अगर दिल बोलता ही जा रहा है तो वो ओरिजिनल PDF भी पढ़ लो, लेकिन जरूरी नहीं है। इफ यू आर लिसनिंग द लेक्चर एंड डूइंग द समरी, एंड आफ्टर दिस आप इवनिंग में इसका, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, हम यूजली 15 20 उसी से रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं पोस्ट करते हैं। अगर ये कर लेते हो तो बस वो टॉपिक तो हमें आप मास्टर हो गए, फ्लॉलेस है। उस टॉपिक में से अगर कुछ भी एग्जाम में आता है यू कैन इजीली आंसर, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको उसका आंसर ना आए। ठीक है, तो ये आपका स्टडी साइकिल है कि पहले लेक्चर सुनना है, फिर समरी पढ़नी है। इफ यू वांट टू रीड द ओरिजिनल PDF, मैं इनकरेज करूंगी आपको, ठीक है, अच्छी बात है, इफ यू हैव टाइम। और आफ्टर दिस आप सॉल्व करें उसी टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, और इसमें हमारा जो सोर्स होता है, प्रैक्टिस बुक्स होती हैं, अगर वो सेम सोर्स से है जो कि MRCG 2 के सोर्स थे, मतलब वो टॉपिक GTD से लिया गया है, तो फिर तो उसी टॉपिक से MRCG 2 बुक से, प्रैक्टिस बुक से उठा लेंगे क्वेश्चंस। बट अगर वो IG से लिया गया है, आयरिश गाइडलाइन से, तो फिर वी विल मेक आवर सेल्फ, जो आपके रिकॉल्स हैं उसमें से। ठीक है, चलो तो बस ये आपकी 2 ई बुक्स हैं थ्योरी में। एक तो जो डेली क्वेश्चंस आप कर रहे हो,
एक तो वो ई बुक है टॉपिक वाइज की, और दूसरी समरी ई बुक है। वंस यू विल कंप्लीट ऑल योर सिलेबस, तो ये दोनों ई बुक्स फॉर रिवीजन पर्पस विल बी ऑन योर पोर्टल, तो आराम से वहां से रिवाइज कर लोगे। ठीक है। और फिर ये आपकी कुछ मैं वैसे ही बता दूं कि ये टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं। एंडोमेट्रियोसिस की 2025 में, आईवीएफ इक्सी की भी 2025 में नई गाइडलाइंस आई हैं, वो करेंगे 2024 की, मैं इसको डाउन कर लूंगी। बट एनीवे ये आपके टॉपिक्स हैं। इन पे उनको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, टाइम डेट पे ना जाना, ये पिछले उसका है, सितंबर का है ना, तो इसलिए डेट्स ही नजर नहीं आ रही, बट वी विल मॉडिफाई द डेट्स। बस मैं टॉपिक्स देखोगे, ये टॉपिक्स करने हैं। गायनेकोलॉजी से मेनोरेजिया की आईजी गाइडलाइंस हैं, और ये कुछ। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन की गाइडलाइंस हैं। कॉन्ट्रासेप्शन सारा एफएसएस से करना है, जैसे एफसीपीएस में किया था या एमआरसीयूजी में किया था। सर्जिकल भी सारा उसी सोर्स से, तो मैक्सिमम एंटीनेटल में और जनरल गायनी में और सब फर्टिलिटी और अर्ली प्रेगनेंसी, ये वो मॉड्यूल्स हैं जो एग्जाम फेवरेट भी हैं, और इन्हीं इन्हीं मॉड्यूल्स में मैक्सिमम आयरिश गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो बस। अच्छा, एक और भी है। अगर आपके कोई कोलीग्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं एमआरसीपीआई के लिए, और स्टिल दे आर थिंकिंग कि पता नहीं कौन सा कोर्स उनको लेना चाहिए, तो यू कैन कन्वे देम कि दे कैन टेक आवर वन मॉड्यूल फ्री, एंड आफ्टर दिस दे कैन सब्सक्राइब द कोर्स। एंड ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी ने मॉड्यूल लिया और उसने फिर सब्सक्राइब ना किया हो। तो बिकॉज आई टोल्ड यू कि दिस इज द फर्स्ट कोर्स जो कि टेलर मेड कोर्स है, एंड इन योर प्राइमरी लैंग्वेज है। ओके, सो बस बहुत सारी बातें हो गई अब तो एमआरसीपीआई के इंट्रो की। अब हम करते हैं आज का टॉपिक। अभी कोई मसला अब तो नहीं होना चाहिए, वी कवर्ड एवरीथिंग, इजंट इट? जी बिल्कुल नहीं। चलो, तो ये गाइडलाइन है। यस, नेशनल क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, रिकॉग्निशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ओके। और फिर ये हुई है जून 2025 में पब्लिश, जो कि 2028 में जाके रिवाइज होगी। गाइडलाइन के शुरू में अगर आप पढ़ें तो फिर यहाँ इन्होंने लिखा हुआ एल्गोरिथम की रिकमेंडेशंस, इनिशिएशन, चैप्टर नंबर 1 में, फिर चैप्टर नंबर 2 में क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। ओके। फिर चैप्टर 3 है, उसमें डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। तो जब आपने ओरिजिनल सोर्स से भी पढ़ना है ना, तो आपने करना सिर्फ यही है, दिस वन, क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। क्योंकि लिटरेचर प्रोसेस मेकिंग ऐसे बनी करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे स्कोप में ही नहीं है ये। ठीक है। तो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन वाली चैप्टर 2 पढ़ना है, और या फिर आपने वो समरीज पढ़नी है। कहाँ गई समरीज? ये देखो, ये जो इनका इट्स तो यहाँ अगर आप देखो, की रिकमेंडेशंस पढ़नी है। इनिशिएशन में पर्पस, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, इसको गोली मारो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन पढ़नी है, दैट्स इट। या की रिकमेंडेशंस पढ़नी है या क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। बाकी कैसे बनी, कितनी रिकमेंडेशन, क्या ऑब्जेक्टिव, किसने इन्वेस्टमेंट की, ये आपका स्कोप ही नहीं है। फिर एल्गोरिथम है, ये सारे एल्गोरिथम आरसीपीआई के बहुत अच्छे हैं। ओरिजिनल सोर्स से करोगे तो ज्यादा आपके जो है इंटरेस्ट रहेगा, और मेरे मेरे लेक्चर में भी ओरिजिनल सोर्स से ही हम करते हैं एल्गोरिथम, आज भी करेंगे। अच्छा, फिर सर्वे कर लिया, ये सारी रिस्क फैक्टर्स हैं इसमें, फिर ये की रिकमेंडेशंस आ गई। ठीक है। और ये की रिकमेंडेशंस के बाद इनिशिएशन हमने करना ही नहीं था, इसको छोड़ दें। ओके। फिर हाँ, अब हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन शुरू हुई, चैप्टर 2। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओरिजिनल पीडीएफ पढ़ोगे, मैं आपको लेक्चर कराती हूँ अभी, मैं सिर्फ गाइडलाइन पढ़ना बता रही हूँ, अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 1। ओके, इसमें एक हेडिंग है कि हाउ कैन फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बी क्लासिफाइड। ठीक, इस पे उन्होंने बताया कि अर्ली ऑनसेट है, लेट ऑनसेट है, और एंड पे ना एक रिकमेंडेशन बॉक्स है, पिंक सा नजर आ रहा है, दिस वन। तो ओरिजिनल सोर्स से अगर पढ़ना है तो ये रिकमेंडेशन बॉक्स आपने जरूर याद करना है, एग्जेक्टिव समरी पढ़नी है, और जितने भी एल्गोरिथम या टेबल्स हैं वो करने हैं।
बस यही तरीका है आपका आयरिश गाइडलाइन पढ़ने का। बाकी डिटेल इफ यू आर मिसिंग तो यू कैन मिस। हाँ, जब हम रिकॉल्स करेंगे तो फिर कुछ जगहों पे हमें डिटेल पढ़नी पड़ती है, तो विद रिकॉल्स वी विल रीड द डिटेल्स, या विद लेक्चर यू ऑलरेडी नो। तो दिस इज द वे यू विल रीड योर आयरिश गाइडलाइन। सबसे पहले तो देखें कि क्लिनिकल प्रैक्टिस एस्पेक्ट्स क्या हैं, कितनी टेबल्स हैं, कितने एल्गोरिथम्स हैं, समरी क्या है, और रिकमेंडेशन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। 99% यहीं से आ जाता है। ओके, चलें तो ये दिखने में ऐसी लगेगी, ठीक है। ये इसमें करने वाली क्या ही चीज थी, समरी थी या समरी बॉक्सेस थे, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करें आज का टॉपिक। डॉक्टर हीरा, ये जो सारी गाइडलाइंस हैं, ये आयरिश गाइडलाइंस हो गई या टीओजी, ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? ये टेलीग्राम में सारी पोस्टेड है? हाँ बिल्कुल, मैंने आपके मॉड्यूल वाइज चैनल्स बनाए हुए हैं, आराम से आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आर के नाम से शुरू होती है, आर एंटीनेटल, R4 एक्चुअली एंटीनेटल बनेगा। अच्छा, ओके। आई विल सी कि कैसे जाना है उसको। ओके। ओके, देयर आई एम, IUGR। अच्छा, फेटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की ना पहले वाली गाइडलाइन थी 2014 की, जो कि 2025 से पहले हम करते थे, ठीक है। अब ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप केयरफुली देखा करो कि कोई गाइडलाइन अगर अपडेट हो गई है तो पुरानी नहीं करनी होती, नहीं करनी होती है। और जो MRCP का एग्जाम है, दे आर वेरी एक्चुअली पर्टिकुलर। अगर आपके एग्जाम से पहले भी एक गाइडलाइन कोई अपडेट हो गई है तो आपने वो करनी होती है। ये लोग ये अपनी कीज को पर्टिकुलरली अपडेट करते हैं एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस, तो इसलिए हम नहीं ही करेंगे। यस, ओके। तो ये है हमारी गाइडलाइन आज की, ठीक है। सो यस, तो गाइडलाइन टेल्स अबाउट, अभी तुमने देखा ना कितनी बोरिंग सी PDF था, कितना ज्यादा टेक्स्ट था, है ना। तो अगर वो तुम लेक्चर लेने से पहले उसको पढ़ोगे तो एक्चुअली 2-3 आवर लग जाएंगे, और फिर ये और ज्यादा टाइम लग जाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, क्या ही आएगा एग्जाम में। तो ये ज्यादा पुरस्कून चीज नहीं है कि पहले आप लेक्चर सुन लो और सुनने के बाद आप PDF पढ़ो कि मैम ने बोला था कि एग्जेक्टिव समरी करनी है, जो ये पिंक बॉक्सेस हैं रिकमेंडेशंस के, ये करने हैं। चैप्टर 2 या जो भी चैप्टर जिसमें क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं सिर्फ वो पढ़ना है, बाकी बजटिंग और ये चीजें ऑब्जेक्टिव्स ये नहीं पढ़ना, ठीक है। तो इट विल मेक योर लाइफ इजी। सो have you idea about FGR and SGA? उस्मा से ना? GRN? FGR, fetal growth restriction and small for gestational age, एक ही चीज है या डिफरेंट है? नहीं, ये डिफरेंट है। SGA कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, बट फॉर फीटल रिस्ट्रिक्शन में देर इज सम पैथोलॉजी। यस, दिस इज सम पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजी, एक्सीलेंट। तो बेसिकली SGA तो इसलिए भी हो सकता है स्मॉल बच्चा कि अम्मा अब्बा छोटे थे, उनकी हाइट छोटी है, या फिर डिफरेंट चाइनीज लोग छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दैट। कॉन्स्टिट्यूशनल में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, स्मॉल गेस्टेशनल में ना। बिल्कुल, ठीक है। तो SGA, एक्चुअली सारे SGA कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते, मैक्सिमम कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन बहुत सारे SGA जो होते हैं वो एक्चुअली अर्ली फेज होती है FGR की, कि पहले एक्चुअली वेट कम हुआ और बाद में फिर डॉपलर भी खराब हो गया, ठीक है। तो ये
थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड वंस यू विल अटेंड दिस लेक्चर तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये 2025 की FGR की गाइडलाइन है, जिसे हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डायग्नोज FGR। क्या SGA से ये डिफरेंट है, और FGR की टाइप्स कितनी हैं, काजेस कितनी हैं, डायग्नोज कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, डिलीवरी का मेथड क्या है, और जेस्टेशनल एज क्या है, स्टीरॉइड कब देना है कब नहीं देना, एवरीथिंग विल बी नाउ रेड। So background is that के FGR is actually failure of the fetus to achieve its genetic growth potential due to pathology. Due to pathology मतलब पैथोलॉजी कोई ऑर्गेनिक लीन होना चाहिए ना, कॉज होनी चाहिए। मोस्टली ये मैम स्लाइड प्लेसेंटल क्यों नहीं डिस्फंक्शन। हो रही? स्लाइड नहीं शो हो रही। जी ब्लैंक आ रहा है अभी, ये जस्ट पिंक पेपर पिंक शो हो रहा है इसमें। अच्छा अब आ रही है नजर? नो मैम, लिखा हो कुछ, अब आ रही मैम, अब ठीक है। ओके अच्छा देखो, FGR मीन्स फेलियर ऑफ द फीटस टू अचीव इट्स जेनेटिक ग्रोथ पोटेंशियल ड्यू टू द पैथोलॉजी। ये पैथोलॉजी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैथोलॉजी होगी तो जो ग्रोथ है वो आम कम नहीं होगी लेस देन 10th परसेंटाइल, वो भी लेस देन 3rd परसेंटाइल कम होगी। ठीक है, परसेंटाइल अगर हम बात करें कि हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं, ठीक है, तो ये 10 है और ये है 90। अगर एक बच्चे का वेट 90 परसेंटाइल से ज्यादा है तो वो बच्चा जो है वो मोटा है। ठीक है, अगर उसका वेट लेस देन 10th परसेंटाइल है तो वो बच्चा जो है वो बेसिकली उसकी ग्रोथ सही नहीं है। तो वो सारे बच्चे जो 90 से लेके 10 के दरमियान है वो कौन से बच्चे हैं? मोर देन 90 परसेंटाइल मैक्रोसोमिया, मोर लेस देन 10th परसेंटाइल SGA, if due to pathology then FGR। What about 10 to 90th परसेंटाइल, ये इन बच्चों को क्या बोलेंगे? दोस्त आर नॉर्मल, नॉर्मल। AGA अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है, यस जो लेस एप्रोप्रिएट, देन यस 10 है यस। वो है बेसिकली SGA स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, जो मोर देन 90th है वो है मैक्रोसोमिक। ठीक है, तो जो लेस देन डॉक्टर 10 हीरा, सेंटाइल है। सॉरी डॉक्टर हीरा, ये परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटाइल बेसिकली रैंकिंग है, एक क्लास में 10 बच्चे हैं ना, जस्ट अज्यूम। तो जो आपका रैंक है उन 10 बच्चों में उसको बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, तो और परसेंटेज क्या हम्म। होती है? परसेंटेज ये होती है कि आप एक चीज फिक्स कर देते हो 75%, हर बच्चे ने 75 लेना है। 10 में से 10 बच्चे अगर 75 एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाए, लेट्स अज्यूम, तो 10 के 10 फेल। ठीक है, सो 100 सिंगल बेस्ट आंसर थे, उसमें से 75 उनको ठीक करने चाहिए थे, नहीं ठीक किए, 10 ने पेपर दिया, 10 के 10 फेल हो गए। लेकिन परसेंटाइल पे अगर स्कोरिंग करेंगे ना तो वो देखेंगे कि ये जो 100 SBAs हैं इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, और जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया उसका स्कोर क्या है। जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया अगर वो है ही 70, तो उसको वो टॉप रैंक रख के उसके हवाले से आपको कंपेयर करेंगे आपका रैंक क्या है। तो मे बी आपका आप 60% लोअर आप पास हो जाओ। तो परसेंटेज अच्छा है या परसेंटाइल अच्छा है? परसेंटाइल gives a wide range of हाँ बेसिकली वाइड रेंज। परसेंटाइल अच्छा होगा ना। जी जी, तो परसेंटाइल तो परसेंटाइल को आपको बस वाइड याद रखना रैंकिंग है। वेरिएशन देती है। मैं रैंकिंग, इसकी हाँ। बायोस्टैट की डेफिनेशन में नहीं जा रही, नहीं यहाँ हमारे एग्जाम का सिर्फ बायोस्टैट आपका वैसे शुक्र करो मॉड्यूल भी नहीं बनता। ठीक है, आते नहीं है ये, लेकिन जस्ट फॉर कीप थिंग्स इजी अपने आप पूछा है परसेंटाइल का तो मैंने बताया ये रैंकिंग है। ठीक है, ओके। तो ओके। अगर लेस देन 10 परसेंटाइल है तो बच्चे को बोलते हैं SGA। बट अगर परसेंटाइल और भी ड्रॉप हो जाए ना, अगर मैं बोलूं लेस देन 3rd परसेंटाइल, तो ये सबसे ज्यादा बुरी बात है। और इस परसेंटाइल पे लेस लाइकली है कि बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली संभाल हो। देयर मस्ट बी अ पैथोलॉजी, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन में काम आएगी। तो मैक्रोसोमिया की रीजंस हो सकती हैं, डायबिटिक मदर हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम जो जो एक्सप्लेन्ड रीजंस हैं उसमें डायबिटीज है मैटरनल काजेज में, या फिर एक्चुअली पॉलीहाइड्रोमियाज, सॉरी सॉरी कोई लिवर ट्यूमर है, GIT ट्यूमर है, मैनी अदर थिंग्स। जो लेस देन 10 सेंटाइल है उसकी मैम मैक्सिमम विदाउट, काजेज विदाउट सॉरी एनी। मैम, मैम विदाउट डायबिटिक भी तो बेबी का वेट ज्यादा आता है, तो हम क्या कहेंगे, अननोन?
क्या कहेंगे इसमें? नहीं नहीं, जब हम मदर मैक्रोसोमिया डायबिटिक पढ़ेंगे, नहीं है, हम मैक्रोसोमिया मैक्रोसोमिया बेबी है। हम मैक्रोसोमिया पढ़ेंगे तो आई विल लेट टेल यू द काजेज। उसमें नोन काजेज हैं और अननोन है, जिसको इडियोपैथिक बोलते हैं। ठीक जी, है, इडियोपैथिक। चलें तो वी विल फोकस ओनली ऑन द FGR राइट नाउ। तो FGR बेबी वो है जो एक्चुअली फेल हो गया है अपना पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रोथ अचीव करने में बिकॉज ऑफ अ पैथोलॉजी। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? इट डिपेंड्स कि वो अर्ली था या वो लेट था। यूजुअली जो अर्ली FGR होते हैं उसमें रीजंस होती हैं क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शंस या सिंड्रोम्स। और जो लेट IUGR होते हैं या FGR होते हैं, IUGR ओल्डर टर्मिनोलॉजी है, लेटेस्ट वन इज FGR। तो इसमें मैक्सिमम रीजन प्लेसेंटल डिसफंक्शन होती है, और ज्यादातर जो FGR होते हैं वो होते भी लेट हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो मैक्सिमम FGR की रीजंस हैं वो प्लेसेंटल डिसफंक्शन है। ठीक है, अच्छा अगर वाकई ही FGR है बिकॉज ऑफ सम पैथोलॉजी, बच्चा अपना पोटेंशियल ग्रोथ अचीव नहीं कर पाया, तो फिर वो तो बच्चा कंप्रोमाइज हो गया, उसमें ज्यादा स्टिल बर्थ होगी, उसमें ज्यादा पेरिनेटल मोर्बिडिटीज हैं जिसमें हाइपोक्सिया है, निको एडमिशंस हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होंगे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज, कार्डियोवास्कुलर एक्चुअली मॉर्बिडिटीज, मेटाबॉलिक डिजीजेस। गॉट इट? तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चा वाकई FGR है या SG है। जो SG बच्चे हैं वो 70% बिकॉज दे आर स्मॉल, बिकॉज उनके पेरेंट्स स्मॉल हैं। तो आपने सही बोला, SGA में ट्रू पैथोलॉजी नहीं होती, सिर्फ वेट लेस देन 10th परसेंटाइल है, डोपलर नॉर्मल मिलेंगे, और रीजन 70% कुछ भी नहीं मिलेगी। पेरेंट्स जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल, नॉट ट्रू पैथोलॉजी। अब मैंने आपको बोला था लेस देन 3rd सेंटाइल आपने याद रखना है। लेस देन 10th सेंटाइल पे FGR भी हो सकता है, SGA भी हो सकता है। ठीक है, अगर लेस देन 10th सेंटाइल वेट है बच्चे का और डॉपलर खराब है तो वो FGR बन गया, डॉपलर नॉर्मल है तो वो SGA बन गया। बट अगर ग्रोथ बहुत कम है और इतनी कम है कि वो ड्रॉप हो गई है लेस देन 3rd सेंटाइल, तो ये लेस लाइकली है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बच्चा हो, ये है ही FGR और ये सवेयर FGR है। अगर एस्टिमेटेड फिटल वेट या एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस AC बोलते हैं, अगर लेस देन 3rd सेंटाइल है तो विद आर विदाउट डोपलर भी हम इसको FGR बोलेंगे और हम इसको सवेयर FGR बोलेंगे। ठीक है, क्लियर दिस थिंग? अगर लेस देन 10th सेंटाइल है तो उसके साथ डोपलर का खराब होना जरूरी है टू लेबल IUGR या FGR, वरना वो SGA है। मतलब लेस देन 10th सेंटाइल, डोपलर नॉर्मल। ठीक है, डोपलर नॉर्मल है तो ये तो SGA बन गया। अगर लेस देन 10th सेंटाइल और डोपलर खराब तो ये FGR बन गया। ठीक है, बट अगर लेस देन 3rd सेंटाइल है तो डोपलर कुछ भी हो, ये बच्चा SGA हो ही नहीं सकता, इट इज FGR, और इसको बोलेंगे सवेयर FGR। नो, नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे 32 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन स्कैन पे आई और उसका एस्टिमेटेड फिटल वेट लेस देन 10th सेंटाइल है। लेस देन 10th सेंटाइल पे तो 8th सेंटाइल लेस देन 10th ही बोलेंगे ना, और नॉर्मल डोपलर है, तो ये FGA बच्चा है? नहीं, दिस इज SGA। गॉट इट? होएवर अगर 34 वीक्स पे एस्टिमेटेड फिटल वेट अगर लेस देन 3rd सेंटाइल होता है ना, चाहे डोपलर नॉर्मल भी होते, तो फिर इट इज नॉट SGA, इट विल बी FGR। क्लियर? यस। यस। सो here द कंपैरिजन। जो SGA है बेसिकली उसमें एस्टिमेटेड फिटल वेट और AC लेस देन 10 सेंटाइल है। ठीक है, और सॉरी ये SGA, हाँ ये SGA लेस देन 10 सेंटाइल है, काज उसकी 70% कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लेसेंटा उसका नॉर्मल है, डॉपलर उसका नॉर्मल है, तो वो बच्चा रिस्क पे नहीं है। वो तो इसलिए छोटा है कि उसके पेरेंट्स छोटे थे, रूटीन उसकी केयर की जा सकती है अगर डॉपलर नॉर्मल है, अगर कोई लो रिस्क प्रोफाइल है उसकी, और प्रोग्नोसिस भी उसका अच्छा होगा एज कम्पेयर टू FGR, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होगा। लेकिन एक और मैं बात तुम्हें बता दूं, एज कम्पेयर टू AGA उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टिल उसकी ग्रोथ अप्रोप्रिएट नहीं है वो SGA, स्मॉल ग्रोथ है, रीजन कोई भी नहीं है, बट ग्रोथ उसकी कम है, वेट तो उसका कम हो गया ना। तो कंपैरिजन विद अप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज बच्चा, ये बच्चा कंप्रोमाइज है, लेकिन कंपैरिजन विद FGR ये अच्छा बच्चा है, प्रोग्नोसिस अच्छा है, ये याद रखिएगा। तो FGR में तो वैसे ही प्लेसेंटा खराब था या ग्रोथ ही लेस देन 3rd सेंटाइल थी, उसमें तो स्टिल बर्थ भी 8 टाइम्स है,
ठीक है, और डॉपलर भी प्लेसेंटा खराब, प्लेसेंटल पल्सलिटी इंडेक्स ज्यादा हो गया, एब्सेंट हो गया डायस्टोलिक फ्लो, या रिवर्स हो गया, एसिडिटीज खराब हैं, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा मॉर्बिडिटीज हैं, मोर्टेलिटीज हैं, ज्यादा सिजेरियन सेक्शंस हैं, और उसमें भी इमरजेंसी सेक्शन है। ठीक है, तो व्हाट आर द काजेज ऑफ दिस, क्या काजेज हैं, अब उन्होंने तो लिस्ट बना दी है। डेमोग्राफिक काजेज, मैटरनल कोमॉर्बिडिटीज हैं, प्रायर हिस्ट्री है, फीटल प्रॉब्लम्स हैं, प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। अब हम उनको वन बाय वन करते हैं। तो डेमोग्राफिक में अगर माँ का जो बीएमआई है वो लेस देन 20 है या मोर देन 25 है, या उसकी एज लेस देन 16 है या मोर देन 40 है, या आईवीएफ से कंसीव किया है, या लाइक नॉन वाइट है, नॉन वाइट में ब्लैक और एशियंस दोनों आ जाएंगे, या लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। पर एफजीआर, मैटरनल अपनी हिस्ट्री में हाइपरटेंशन है, एसएलई है, पहले से डायबिटीज थी, आईबीडीज हैं, रीनल लंग या कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, पिछली प्रेगनेंसी में एफजीआर था, प्रीवियस प्रेगनेंसी में स्टिल बर्थ था, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हैं, एपीएलएस है, ये इंडिपेंडेंट रीजंस हैं उसके एक्चुअली एफजीआर होने की। करंट प्रेगनेंसी में अगर उसको ये हिस्ट्री पहले से ही है, फीटल फैक्टर्स में क्रोमोसोम्स आ गए, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ गई, कंजेनिटल इन्फेक्शंस आ गए, मल्टीपल प्रेगनेंसीज आ गई। मल्टीपल प्रेगनेंसीज में मतलब जहाँ सब चीजें एक बच्चे को मिलनी थी वहां 2-3 बच्चों को मिल रही हैं, तो ये रीजन है। या प्लेसेंटल इनास्टोमोसिस में बैलेंस नहीं आया, अनइक्वल शेयरिंग हो गई ब्लड की। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो फीटल रीजंस हैं ये यूजुअली कराती हैं अर्ली आईयूजीआर। मैटरनल रीजंस जो हमने पढ़ी हैं, डेमोग्राफिक रीजंस हमने पढ़ी, ये कराती हैं ज्यादातर लेट आईयूजीआर। मतलब लेट आईयूजीआर कहते हैं जब 32 वीक के बाद होता है एफजीआर। मैं इसको आईयूजीआर बोल रही हूँ तो आप समझेंगे बस ये एफजीआर ही है। ठीक है, और अगर अर्ली बोलेंगे अगर वो लेस देन 32 वीक हुआ है, तो लेस देन 32 वीक हुआ है तो रीजंस क्या हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, स्ट्रक्चरल एनॉमलीज, और कंजेनिटल में सीएमवी एट द टॉप, देन अदर्स। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपका एग्जाम क्वेश्चन भी है कि 20 वीक्स पे एक पेशेंट आई है, उसको लेस देन थर्ड सेंटाइल है उसके बच्चे की ग्रोथ एनॉमली स्कैन पे, तो 20 वीक्स से पे आई है तो इसका मतलब अर्ली आई एफजीआर है, 32 वीक्स से कम है ना। तो इसकी रीजन क्या होगी, क्रोमोसोमल या टॉर्च? तो व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू डू? आप उसका क्या कराओगे, टॉर्च करवाओगे या आप उसकी क्रोमोसोमल एनालिसिस कराओगे, या उसकी यूट्राइन आर्टरी डॉपलर कराओगे, या अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कराओगे? हम टॉर्च करवाएंगे इंजेक्शन। टॉर्च में हाँ सीएमवी आता है। ठीक है, इट मेक सेंस। अगर पेशेंट की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है सीएमवी की, एविडिटी टेस्ट से ये चीज निकल रही है, तो फिर आपने सीएमवी कराना है। ठीक है, और अगर सीएमवी का कोई बज नहीं है तो मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो फिर जेनेटिक रीजंस हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्रोमोसोमल कराना है। तो रीड केयरफुली द क्वेश्चंस। तो टॉर्च में तो सीएमवी के अलावा और रुबेला, वेरिसिला, सिफिलिस और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो फिर नॉन स्पेसिफिक है। तो फिर स्पेसिफिक क्या होगा, कैरियोटाइपिंग या क्रोमोसोमल टेस्ट। गॉट इट? तो बहुत सारे बच्चे टॉर्च और यहाँ क्रोमोसोमल टेस्ट में फंस जाते हैं, तो फिर क्रोमोसोमल टेस्ट करना है आपने। अगर सीएमवी का कोई बजवर्ड है और सीएमवी का क्लोथा इंडिपेंडेंट टेस्ट दे रहे हैं तो गो फॉर सीएमवी, बिकॉज इन 2025 नाउ इट इज रिकमेंडेड कि अर्ली एफजीआर में सबका सीएमवी कराना है, सबका सीएमवी भी कराना है और सबका कैरियोटाइपिंग भी करानी है। ठीक है, तो दैट विल बी द आइडियल की इसका कैरियोटाइप भी हो जाए और इसका सीएमवी का वर्कअप भी हो जाए, तो इट विल बी मोर आइडियल। बट अगर अलग अलग होके आता है सीएमवी इंक्लूडिंग इन टॉर्च, तो देन द क्रोमोसोमल टेस्ट विल बी बेटर, क्योंकि टॉर्च में फिर बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं जो कि नहीं कराने चाहिए, उसमें सिर्फ सीएमवी कराना था ना। तो जेनेटिक टेस्ट विल बी मोर स्पेसिफिक। तो ये जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वी विल कम टू नो कि व्हाट इज योर बज। बज है अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट या सेंसिटिव या अप्रोप्रिएट, तो फिर आपने स्पेसिफिक की पिक करनी है। अगर एक जनरल की और स्पेसिफिक की दोनों ही चॉइसेस में है, द की शुड बी द स्पेसिफिक वन बिकॉज दे आर गिविंग यू अ स्पेसिफिक बज। ओके, प्लेसेंटल फैक्टर्स में तो प्लेसेंटल डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज हैं, मैटरनल वास्कुलर माल परफ्यूजन है, फिटल वास्कुलर मेल परफ्यूजन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, मिसलेनियस है। जस्ट रीड इट, नॉट एन एग्जाम क्वेश्चन, बट फॉर उसकी इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी योर लॉन्ग केस। आता है
अगर ओब्स में आया तो फिर 50-60% IUGR जरूर होता है विद डायबिटीज या विद एनीमिया, हाँ, या विद हाइपरटेंशन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सब्सटेंस मिसयूज, स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई अल्टीट्यूड, इरेडिएशन, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स एंड टेराटोजेनिक एक्सपोजर्स। और इसमें प्लेसेंटल जो मेल परफ्यूजन है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ FGR। मैंने बोला ना लेट FGR कॉमन होते हैं, उसमें मोस्ट कॉमन प्लेसेंटल पैथोलॉजी होती है, तो इसलिए प्लेसेंटल हाइपोपरफ्यूजन आएगा ना। ऑलवेज कंसिडर इन्वायरमेंटल मैटरनल रिस्क फैक्टर इन द बुकिंग विजिट टू प्लान एस्पिरिन प्रोफाइलैक्सिस एंड सर्वेलेंस। अच्छा, अभी मैटरनल हिस्ट्री में अगर डायबिटीज है, क्रॉनिक या हाइपरटेंशन है, ठीक है, या प्रीक्लम्शिया के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपने बुकिंग पे वो सब चीजें पूछनी है, ताकि आप 16 वीक से पहले पहले एस्पिरिन दे दें, ताकि लेटर प्रीक्लम्शिया की प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, तो बुकिंग पे क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छी हिस्ट्री लेना, ताकि हम ये प्लान कर सकें ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या लो रिस्क है। इफ शी इज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर FGR, तो हाउ वी शुड मॉनिटर हर। और अगर शी इज हैविंग एनी रिस्क फैक्टर फॉर प्रीक्लैम्शिया, तो हमें इसको टाइमली एस्पिरिन देनी है। ठीक है, तो अगेन यू ऑलरेडी नो कि अर्ली ऑनसेट IUGR लेस देन 32 वीक्स पे होता है और लेट मोर देन 32 पे होता है। लेस देन 30 पे क्या होगा, या तो क्लोथा परसेंटाइल ही बहुत कम हो गया, लेस देन 30 इसमें डॉपलर हो खराब या ना हो इंडिपेंडेंट, ये अगर बिफोर 32 वीक हो गया तो ये अर्ली IUGR या FGR है। अगर लेस देन 10 सेंटाइल एस्टिमेटेड विटल वेट या AC, तो फिर उसके साथ ये जरूरी है कि डॉपलर भी खराब हो। वो खराब किस तरह का हो सकता है, पल्सलिटी इंडेक्स मोर देन 95th परसेंटाइल हो जाए, या एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो हो जाए, या रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो हो जाए। ठीक है, इन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ये एब्रीविएशंस एंड पे मैं बता दूंगी आपको, वैसे अभी मुझे फॉलो करें। और लेट ऑनसेट में क्या होगा, लेट ऑनसेट में FGR है वो 32 वीक के बाद हुआ है, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्टिमेटेड फिटल वेट, या AC लेस देन 3rd सेंटाइल है इवन विद नॉर्मल डॉपलर, या फिर इनमें से दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी, कि वेट लेस देन 10 सेंटाइल है, या डॉपलर खराब है। डॉपलर खराब कैसा है, पाइलसलेटिक इंडेक्स मोर देन 95th, या सेरिब्रो प्लेसेंटल रेशियो, इसको हम बोलते हैं CPR। इसमें हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी और जो अम्बिलिकल डॉपलर आर्टरी है उसको देखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं CPR, वो लेस देन 5th परसेंटाइल है। इट कैन बी ओवरवेलमिंग अगर आपने पहले IUGR DTG नहीं पढ़ी इन योर प्राइमरी एग्जाम। अगर पढ़ी हुई है तो ये तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग इन चीजों की अच्छे से होगी, अगर नहीं भी है तो नथिंग टू वरी, ये स्टिल आपका एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर 32 वीक के बाद IUGR हुआ है तो ये लेट है। ठीक है, और इसका क्राइटेरिया ये है कि डायरेक्टली वेट ही कम है लेस देन 3rd सेंटाइल, या वेट लेस देन 10th है, और उसके साथ मतलब इन तीनों में से दो चीजें पॉजिटिव हैं, मतलब या तो 10th सेंटाइल पॉजिटिव है यहाँ से, या डॉपलर खराब है। डॉपलर खराब है बस, दैट्स इंपॉर्टेंट। वो खराब कैसा है, पल्सलिटी इंडेक्स खराब है, डायस्टोलिक फ्लो खराब है, दैट्स इट। या फिर तीसरी रीजन है क्रॉसिंग द 2 सेंटाइल्स। क्रॉसिंग द 2 सेंटाइल्स क्या होता है, what does it mean? It's mean कि fetal abdominal circumference or estimated fetal weight has dropped down by 2 or more centile lines between serial growth scans। तो बेसिकली serial growth scan पे जो AC है, estimated fetal weight है, वो कम हो रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, स्टैटिक हो गई है या मजीद रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो आफ्टर 32 वीक्स या तो वेट लेस देन 10th है, या 2 सेंटाइल क्रॉस कर गया मतलब ग्रोथ स्कैन खराब आ गया, या डॉपलर खराब है। ये तीन चीजें हैं, इन तीनों में से अगर दो पॉजिटिव हैं तो दिस विल फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ लेट ऑनसेट IUGR। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 28 ईयर ओल्ड पेशेंट, रूटीन एनोमली स्कैन पे 20 वीक्स पे आई है, एस्टिमेटेड फिटल वेट इज लेस देन 3rd सेंटाइल। अब ये अकलौता ही काफी है IUGR के लिए, लेस देन 3rd सेंटाइल, ये SGA नहीं है, FGR है। डॉपलर नॉर्मल है, समझ आ गया, प्लेसेंटल डिसफंक्शन भी नहीं है। तो क्या रीजन होगी 20 वीक्स पे सवेयर FGR की, कोई स्ट्रक्चर एनॉमली भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, नेक्स्ट स्टेप तो यही था यस कि CMV करा लें और क्रियोटाइपिंग कराएं। ये आइडियल था, लेकिन आइडियल तो है नहीं, तो फिर देखेंगे अप्रोप्रिएट क्या है, B या C में से एक। B में टोक्सो भी है, रुबेला भी है, हर्पीस भी है, ये खामखा में आ रहे हैं, हमें तो CMV कराना था। टॉर्च भी कराता है अर्ली ऑनसेट FGR विद नॉर्मल डॉपलर। ठीक है, लेकिन फिर वो कोई ना कोई बस देंगे ना आपको,
कि बच्चे को कार्डिक डिफेक्ट्स हैं, पीडीए है, या हर्पीज की हिस्ट्री डैश पेनफुल है, टॉक्सो की हिस्ट्री होगी कि भाई गार्डनिंग करती है, या कोई कैल्सिफिकेशंस हैं, माइक्रोकेफेली है, कोई भी बज़वर्ड तो देंगे। स्ट्रक्चर ये नॉर्मली स्कैन पे तो आ जाएगा, फिर कोई ना कोई बज, या हिस्ट्री में कोई ना कोई सर्ology का बज, या कोई रैश। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर द मोस्ट कॉमन विल बी invasive testing, karyotyping, microarray, and this is your every time you will see this question in your exam. हाउ यू विल स्क्रीन, सबसे पहले तो मैंने बोला ना कि हिस्ट्री अच्छी लेनी है, बुकिंग पे देखना है टाइमली अच्छी हिस्ट्री लेके कि लो रिस्क है या हाई रिस्क है, ताकि इसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो और इसकी एस्पिरिन स्टार्ट हो। अगर इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर आपने 150 मिलीग्राम देनी है, आइडियली बिफोर 16 वीक्स, ठीक है, ताकि इसको लेटर ऑन प्रीक्लेम्शिया या एफजीआर ना हो। प्रीक्लेम्शिया भी कम होगा, एफजीआर भी कम होगा, क्योंकि प्लेसेंटल परफ्यूजन अच्छी होगी। और 16 वीक पे ही क्यों, इसके बाद क्यों फायदा नहीं होता, क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन की सेकंड वेव है वो 20 वीक पे कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर नॉचिंग होनी है, रेजिस्टेंस होनी है, वो तो आ ही जाएगी, उससे पहले पहले अगर एस्पिरिन दोगे तो फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हर विजिट पे आपने फंडल हाइट देखनी है, लो रिस्क वुमेन की, जिनका बीएमआई 18.5 से 24.9 है, ठीक है। सीरियल स्कैन हम तब स्टार्ट कराएंगे जो जिनके रिस्पेक्टर्स हैं उनका 26 से 28 वीक्स में, अगर अगर हाई रिस्क वुमेन है, और 4 to 6 वीकली होगा, ठीक है। लो रिस्क में कोई थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन नहीं कराना। लो रिस्क पेशेंट में दो ही स्कैन होते हैं, एक होता है एनॉमली स्कैन, एक होता है डिटिंग स्कैन, दैट्स इट। हम हर एक का ग्रोथ स्कैन नहीं करते, ग्रोथ स्कैन हम हाई रिस्क वुमेन का करते हैं, ठीक है। और किस तरह से करना है इनका स्कैन, हेडलॉक चार्ट्स होते हैं, right? And they said in 2025 Irish guideline, customized charts not yet recommended. So let's see a woman with chronic hypertension at 12 weeks. अभी chronic hypertension तो high risk woman है, तो इसलिए इसको क्या करना है, 12 weeks पे आ गई है, तो अब ये before 16 week आई है ना, तो you have to start her 150 milligram aspirin. Got it? डॉक्टर This is हिमा, ये also एस्पिरिन example. जो है वो हम 4 वीक्स पे भी स्टार्ट करा सकते हैं, 4 to 6 वीक्स पे अर्ली, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ है और पेशेंट जो है ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक हाइपरटेंशन, सो वी कैन स्टार्ट एस्पिरिन इवन एट 5-6 वीक्स। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 12 वीक्स फॉर अगर एपीएलएस और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की हिस्ट्री नहीं है तब 12 वीक्स पे स्टार्ट कराना है। मैम अगर हमें पहले स्कैन पे हम ये देख सकते हैं ना कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, तो फिर हम करवा सकते हैं कि ये ग्रोथ आगे सही हो रही है। हाँ, अब तुम वो सही तुमने बात की है ना, जो एफसीपीएस और जी जी एमसीपीएस लोग करते हैं, क्योंकि विदाउट जी एविडेंस बेस्ड ऐसी बातें वही करते हैं। जी। और वाइवा में देखे ही पास हो जाते हैं, यहाँ नहीं चलेगा। यू मस्ट हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस। आप 12 वीक्स 12 वीक्स। के बाद स्टार्ट कराओगे, ठीक है, 16 से ओके। पहले और 12 वीक्स पे। आपने एड बुकिंग सिर्फ तब करानी है जब पेशेंट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस के साथ आई है और डायग्नोसिस एपीएलएस है, और उसमें एस्पिरिन भी देनी है और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी देनी है राइट एट कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और उसमें कोई एफसी का चक्कर नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो 12 वीक्स पे स्टार्ट कराएं बिफोर 16 वीक्स आइडियली, मतलब 12 पे नहीं भी स्टार्ट करा पाए तो 15 पे करा दो, 16 से पहले पहले, दैट्स द एम। गॉट इट? ओके, दूसरा ये कि एट कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी एस्पिरिन तब देनी है जब एपीएलएस डायग्नोसिस है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, रिकरेंट मिसकैरेजेस जो होते हैं उस पे ना डुअल है रिकमेंडेशन, जो आरसीओजी है वो कहती है कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस पे अनएक्सप्लेन्ड कंडीशंस में आप एस्पिरिन ना दें, बट आयरिश गाइडलाइन रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की भी अपडेट हुई है 2025 में, एंड दे सेड कि वीक फायदा है कि अगर किसी रिकरेंट बार बार पेशेंट के मिसकैरेजेस हो रहे हैं ना और कोई रीजन नहीं मिलती, उसमें भी एस्पिरिन दे सकते हो। और कब दे सकते हो, यू विल बी वेरी अमेज्ड, इन प्री कंसेप्शन दे सकते हो, प्रेगनेंसी से पहले भी दे सकते हो, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन से 5-6 मिनट तुम्हें बातें बता दें। तो एस्पिरिन प्रीक्लेम्शिया के लिए 12 वीक्स पे बिफोर 16 वीक्स, एपीएलएस विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस एट बुकिंग विद हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्रोफाइलेक्टिक रेंज में, और अगर अनएक्सप्लेन्ड मिसकैरेज है तो प्रायर टू कंसेप्शन। गॉट इट? ये एस्पिरिन की 3 बातें। डायग्नोसिस कैसे होगा,
सबसे पहले स्टेप ये है कि कंफर्म करें अक्यूरेट जेस्टेशनल एज। जिसको आप आईयूजीआर कह रहे हो वो आईयूजीआर ना ही है, आपने डेट से गलत की है। और सबसे कंफर्म तरीका जो है वो डेटिंग स्कैन पे सीआरएल है। जो आपको, अगर सीआरएल आपका कुछ और बता रहा है, एलएमपी कुछ और बता रही है, बीपीडी कुछ और बता रहा है, एफसी वो जो फीमर लेंथ है वो कुछ और बता रही है, एचसी कुछ और बता रहा है, तो फिर आपने सीआरएल की बेस पे डिसीजन लेना है। अगर सीआरएल 14 वीक्स बिफोर किया गया है, मोर स्पेसिफिकली इसके जो साइज, इसकी जो डायमेंशन है वो 84 mm से ज्यादा नहीं है, जो कि लाइकली 13+6 वीक तक फॉल करती है। तो बेसिकली सीआरएल अगर आपने 14 वीक से पहले ले लिया है तो ओनली सीआरएल विल डिसाइड ट्रू जेस्टेशनल एज। अगर एलएमपी की डिस्पैरिटी है या बाद में जाके कोई फीमर लेंथ की या इसी की डिस्पैरिटी आती है, तो दो सीआरएल से जेस्टेशनल एज अगर निकाली है तो इट इज मोर ऑथेंटिक। याद रहेगा? जी हम्म। मैम। बांच क्वेश्चन हैं इसी सीआरएल पे खराब करके आते हैं बच्चे रिकॉल्स में ना। अच्छा, बाकी हाँ, अ, जो आपने पूछा ना मुझसे वो 12 वीक्स, 5-6 वीक्स पे हम लोप्रिन नहीं देंगे तो हम क्या देंगे, इस पे क्वेश्चन आता है। एक पेशेंट है, ओबीज पेशेंट है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, 5 वीक्स पे आ गई, तो व्हाट यू विल गिव? 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड या 150 मिलीग्राम लोप्रिन? हम्म। फाइव 5 वीक्स पे मिलीग्राम फॉलिक एसिड, इसको 5 क्रॉनिक मिलीग्राम। हाइपरटेंशन है, प्लस शी इज ओबीज, तो व्हाट शी नीड राइट नाउ? फोलिक मैम एसिड 5 एस्पिरिन मिलीग्राम देंगे। या एस्पिरिन लोप्रिन देंगे। 150 मिलीग्राम? अच्छा, मैं बोलूं हम क्रोनिक लोपिन हाइपरटेंशन देंगे। नहीं है, इसको है डायबिटीज, और इसका जो यूरिया है ना वो काफी हाई है। फिर फोलिक एसिड देंगे। आरएफटीज इसके जो है वो एबनॉर्मल है, और शी इज एट 5 वीक्स। अब इसको फोलिक एसिड देंगे, लोप्रिन देंगे, या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन प्लस लोप्रिन देंगे? ये आपका रीजन एग्जाम क्वेश्चन है। अभी आप लोगों इसमें ने यूरिया डाइटिंग पढ़ी है। क्रिएटिनिन हाई है, यूरिया क्रिएटिनिन हाई है इसमें। हाँ ना, तो ये क्या है? डायबिटिक डायबिटिक नेफ्रोपैथी है ना, तो हाँ डायबिटिक बिल्कुल। नेफ्रोपैथी इज इंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस। यस यस तो यस। इसलिए लो लो मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर हेपरिन वेट। और लोप्रिन देना है। अब देखो 5 यस मिलीग्राम भी देना है, लेकिन मोर स्पेसिफिक की तो मिल गई ना, तो जनरल की तो हाँ। नहीं देंगे। तो दिस इज द वे यू विल सॉल्व योर क्वेश्चंस। चलो, तो पहले तो कंफर्म करो जेस्टेशनल एज, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड पे देखो, डीप वर्टिकल पूल डीवीपी बोलते हैं इसको, ठीक है? इस पे लाइकर देखो, बायोमेट्री देखो, डोपलर देखो, ठीक है? और फिटल मेडिसिन में रेफर करें अगर सिवियर एफजीआर है, एबनॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर है, पॉलीहाइड्रोमनियाज है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। इन्फेक्शन में सीएमवी फॉर ऑल, अदर्स ओनली इफ रिस्पेक्टर्स। तो इसलिए सारा टास्क तो नहीं कराना है ना। अच्छा, तुमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया मेरे साथ, उसमें हमने कहा था कि 20 वीक्स पे तो पेशेंट को है सवेयर एफजीआर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लेस देन थर्ड सेंटाइल है इसकी एज एस्टिमेटेड फिटल वेट। और तो स्टेप वाइज सबसे पहली चीज क्या है? स्टेप वाइज सबसे पहली चीज क्या है? इसका एनॉमली स्कैन, या इसको रेफर कर दें फीटल मेडिसिन यूनिट में, या इसका कैरियोटाइपिंग करा लें? हम्म। मैम पहले तो एनोमली स्कैन करवाएंगे ना हम्म। 20 वीक्स पे। ओके, रेफर नहीं करोगे फिटल मेडिसिन यूनिट में? यस, रेफर इज मोर स्पेसिफिक थिंग ना स्टेप। विदाउट लेकिन एविडेंस टीचर मैम यहाँ रेफर कर देंगे। पे स्टेप वाइज लिखा हुआ है ना, स्टेप वाइज तो पहले हम उसे, हमें नॉर्मली और कैरियोटाइपिंग करानी चाहिए, फिर एविडेंस हमें रेफर एविडेंस करना देखो चाहिए। देखो, जो हम फिटल रेफर करेंगे मेडिसिन ना। यूनिट है ना वहां भी नॉर्मली स्कैन होते हैं, और वहां लेवल 2 के एक्सपर्ट होते हैं फॉर डूइंग ए नॉर्मली स्कैन। आपके नॉर्मली स्कैन पे नॉर्मलीज आप मिस भी कर सकते हो रूटीन में। थर्ड सेंटाइल इज अ severe एफजीआर, बाय डिफॉल्ट यू विल रेफर हर फॉर फिटल मेडिसिन। और वो क्या करेंगे? वो उसको गोद में लेके तो नहीं बैठेंगे, वो इसका डिटेल्ड नॉर्मली स्कैन कराएंगे, प्रॉपर वर्कअप स्टार्ट होगा।
तो इसका जो सवेयर FGR है at 20 weeks in itself is an indication to refer her to fetal medicine unit. Got it? Yes, ma'am. यस। क्योंकि आपके नॉर्मल स्कैन की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल भी है तो वो fetal मेडिसिन में दोबारा ही रिपीट होना है। fetal मेडिसिन में एक्सपर्ट्स बैठे हैं नॉर्मल स्कैन करने वाले बाबे, ठीक है। मैनेजमेंट एंड सर्वेलेंस में क्या होगा, मैनेजमेंट याद रखना है ये, अगर FGR कंफर्म हो गया तो हम क्या करते हैं, हम उसका ग्रोथ स्कैन और डोपलर ही करते हैं, दो ही टूल है हमारे पास। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी में बेसिकली जो प्राइमरी सर्वेलेंस टूल है वो है ही डोपलर। गॉट इट? तो कैसे करेंगे, FGR है, FGR है, बट जो ग्रोथ है वो लेस देन 3rd सेंटाइल नहीं है, उससे ज्यादा है, ठीक है, और डोपलर भी नॉर्मल है। तो एवरी 2 वीक के बाद डोपलर और बायोमेट्री, ये पक्का एक एग्जाम क्वेश्चन है। अगर एस्टिमेटेड फेटल वेट सवेयर है, लेस देन 3rd सेंटाइल, ठीक है, या है FGR लेकिन डोपलर खराब है, ये R लिखा हुआ है दरमियान में, तो इसकी मॉनिटरिंग वीकली होगी। अच्छा, अगर एब्सेंट हो गया है डायस्टोलिक फ्लो, तो फिर ट्वाइस वीकली हो रही है डोपलर, अमलाइकलाटेड डोपलर ट्वाइस वीकली चल रहा है, और डेली CTGs हो रही है अगर जेस्टेशनल एज 26 वीक से ज्यादा है। अगर रिवर्स हो गया है, ऐसा होता है डोपलर, नॉर्मल डोपलर ऐसा होता है बच्चे का, ठीक है। अच्छा, एब्सेंट में क्या होता है, अब ये वाला गैप जो था ना ये एब्सेंट हो गया है यहाँ, और रिवर्स में क्या होता है, ये डायस्टोलिक फ्लो नीचे चला गया है। तो ये जो नॉर्मल था ना, इससे पहले की लाइन होती है थोड़ा सा रिड्यूस होने लगता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डायस्टोलिक फ्लो या रिड्यूस डायस्टोलिक फ्लो, और यहाँ बिल्कुल डायस्टोलिक फ्लो एब्सेंट हो गया है। आपको ये कलर चेंज कर देते हैं। तो पहली फेज पे ये वाला जो फासला था वो कम हुआ डायस्टोलिक फ्लो का, नॉर्मल से वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड। रिड्यूस के बाद वाली फेज क्या है, ये बिल्कुल ही एब्सेंट हो गया, और एब्सेंट के बाद वाली फेज क्या है, रिवर्स हो गया, नीचे चला गया, रिवर्स। तो रिवर्स तो सबसे लास्ट स्टेज है, उसके बाद तो IUFD होनी होती है। तो इसलिए इसमें मॉनिटरिंग 3 times पर वीकली होगी, और डेली CTG, और इसको इन पेशेंट रखना है, दाखिल ही रखना है। समझ आई? तो कैसे आप FGR, इफ कंफर्म FGR है, अगर FGR का डोपलर नॉर्मल है, ग्रोथ मोर देन 3rd सेंटाइल है, मतलब सवेयर नहीं है, तो हर 2 हफ्ते बाद। और अगर सवेयर है या डोपलर खराब है तो हर हफ्ते, एब्सेंट है तो हफ्ते में 2 दफा, रिवर्स है तो हफ्ते में 3 दफा। तो क्या बन गया ये, बेसिकली 1 वीकली, 2 वीकली और 3 वीकली। 1 वीकली जब जो पर्सनैलिटी इंडेक्स है वो रिड्यूस हुई है, 2 वीकली जब जब वो एब्सेंट हो गया डायस्टोलिक फ्लो, और 3 times a week जब वो रिवर्स हो गया, 1 2 3। गॉट इट? Yes, ma'am. अच्छा, फिर आगे चलते हैं। ये तो प्राइमरी टूल्स थे। स्पोर्टिव टूल्स क्या है मॉनिटरिंग के FGR की, ठीक है, कि अर्ली केसेस में लेस देन 32 वीक पे वी कैन ऐड विद अम्बिलिकल आर्टरी डक्टर स्टेनोसिस डोपलर, इससे हम डिलीवरी टाइमिंग में सहूलत हो जाएगी। साइब्रो प्लेसेंटल रेशियो यूजफुल है, वो लेट FGR में है, क्योंकि इसमें इसका पार्ट क्या है, मिडल साइब्रल आर्टरी। मिडल साइब्रल आर्टरी की जो परसीजन है वो 32 वीक के बाद अच्छी होती है, इसलिए तो लेट FGR अगर है तो उसमें हम CPR कर सकते हैं, लेकिन ये अजंक्ट है, रूटीन नहीं है। लाइकर देख सकते हैं, डीप वर्टिकल पूल, बायोफिजिकल प्रोफाइल नॉट रिलायबल अलोन, लेकिन पार्ट है स्पोर्टिव मॉनिटरिंग का। और साथ में हम उसे कहेंगे कि चलती फिरती रहे, ठीक है, और डिप्रेशन है तो उसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भेज देंगे। तो ये स्पोर्टिव टूल है। तो प्राइमरी टूल FGR का है डोपलर विद ग्रोथ स्कैन। फिर आपने देखना है 1 वीकली, 2 वीकली या 3 वीकली एज पर डोपलर एबनॉर्मलिटी। स्पोर्टिव में अगर लेट है तो CPR और MCA, और अगर अर्ली है तो डक्टस विनोसिस। विद दिस वी कैन ऐड बायोफिजिकल एंड लाइकर असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, डिलीवरी टाइमिंग, या एक तो मॉनिटरिंग से आपका क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है व्हेन यू विल डिलीवर। तो अगर सिर्फ लेस देन 10 सेंटाइल है, सवेयर नहीं है,
डोपलर भी नॉर्मल है, तो 39+0 तक ले जाए और नॉर्मल डिलीवरी करेंगे। और अगर सवेयर FGR है या डोपलर खराब है तो 37+0 तक ले जाएं और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। एब्सेंट है तो 34 तक मैक्सिमम लेके जाना है और डिलीवरी सेक्शन होती है। रिवर्स है, मैक्सिमम 30 वीक्स तक लेके जाएंगे इफ एवरीथिंग इज ओके, मतलब CTGs ठीक रहती हैं और सेक्शन ही होगा। तो एब्सेंट और रिवर्स में सेक्शन होता है। नॉर्मल डोपलर FGR में या SD रेशियो ज्यादा है, पल्सरिटी इंडेक्स ज्यादा है या रिड्यूस डायस्टोलिक फ्लो है लेकिन एब्सेंट नहीं हुआ, उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। डक्टस डॉक्टर वेनोसिस हीरा, इसमें हम इंड्यूस कर सकते हैं? जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं इसमें, जिसमें नॉर्मल डॉपलर है हाँ बिल्कुल या बिल्कुल, जो है अगर अगर कोई और ओब्स का रीजन नहीं है, प्रीवियस नहीं है, क्रेटा नहीं है, प्रीवियस 2 नहीं है, अपनी विशेष नहीं है, देन यू कैन गो। आपने इंडक्शन कर सकते डोपलर, हैं? हाँ डोपलर हाँ कर सकते हैं विद कंसेंट के, इमरजेंसी सेक्शंस हो सकते हैं, CTGs खराब हो सकते हैं, लेकिन एब्सेंट और रिवर्स में इलेक्टिव सेक्शन इज रिकमेंडेड। ठीक है। ठीक अच्छा, डक्टस ठीक है। वेनोसिस एब्सेंट है या रिवर्स ए वेव आ गई, ठीक है, तब भी आप डिलीवरी कंसिडर करें 26-30 वीक्स के दौरान। एबनॉर्मल CTG 26 वीक के बाद आई है, उस पर भी इमीडिएट डिलीवरी यू विल कंसिडर। या मेटरनल इंडिकेशन है, मतलब एक पेशेंट को IUGR इसलिए था कि उसकी माँ को हाइपरटेंशन था, अब वो हेल्थ में चली गई, प्रीक्लेम्शिया हो गया, तो फिर डिलीवरी एनी टाइम टू स्टेबलाइज एंड डिलीवर। तो ये आपने केयरफुली याद करना है, यहाँ आपने ये वाक्य ही याद करना है, टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, मॉनिटरिंग। इसको 1-2 दफा तुमने जरूर 1-2 पेज पे लिख के याद करना है। एग्जाम क्वेश्चन भी इधर से आते हैं, लोग भूलते भी इधर से हैं। 35 वीक्स पे थर्ड सेंटाइल वेट है। अम्बिलिकल आर्टरी डोपलर जो है वो रिड्यूस हुआ है और इंडेक्स जो है वो 95th है, परसेंटाइल से ज्यादा है। तो अब ये यहाँ फॉल करती है ना 37+0 पे। इस तरह आएंगे एग्जाम क्वेश्चन, कब डिलीवर करना है और कैसे करना है, नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, ये गाइडलाइन का टेबल है जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, तो इसलिए फिर मैंने इसको इजी करके बनाया है कि थर्ड से 90th के दरमियान नॉर्मल डोपलर 39 पे, लेस देन थर्ड है या डोपलर एब्सेंट या रिवर्स नहीं है, सिर्फ SD रेशियो ज्यादा है या पल्सरिटी इंडेक्स ज्यादा है या इस चीज को हम बोलते हैं कि रिड्यूस डायस्टोलिक फ्लो, इसको 37 पे और नॉर्मल डिलीवरी करनी है। एब्सेंट 34, रिवर्स 30 और इन दोनों में इलेक्टिव सेक्शन। इसके अलावा डक्टस विनोसिस अगर पेशेंट में खराब है, जिसका मतलब एब्सेंट या रिवर्स ए वेव, अगर 26 वीक्स से ज्यादा जेस्टेशनल एज है तो यू विल कंसिडर डिलीवरी। एबनॉर्मल CTGs 26 वीक से ज्यादा यू विल कंसिडर डिलीवरी एंड मेटल इंडिकेशंस हैं यू विल डिलीवरी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक है इमीडिएट डिलीवरी और एक है कंसिडर। मतलब अगर दोनों ही ऑप्शन दे दूं मैं आपको और मैं बोलूं कि व्हेन यू विल इमीडिएटली डिलीवर और इसमें डक्टस सिनोसिस भी खराब है और CTG भी खराब है, तो फिर देन गो विद CTG। एबनॉर्मल CTG, एंटीनेटल CTG में आपने फिर इमीडिएट डिलीवरी करनी है IUGR के बैकग्राउंड में। तो बेसिकली 26 वीक के बाद CTG कैन डिसाइड डिलीवरी, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं यहाँ, वो आप हाइपरटेंशन गाइडलाइन में पढ़ेंगे कि अगर सवेयर हाइपरटेंशन, सवेयर प्रीक्लेम्शिया और हेल्प की वजह से बिफोर 34 वीक्स आपने डिलीवरी करनी है तो सेक्शन इज बेटर। ठीक है। डिलीवरी एनी टाइम तो है बट मोड ऑफ डिलीवरी चेंज हो जाएगा अगर जेस्टेशनल एज 34 वीक से छोटी है, क्योंकि दे सेड के 34 वीक से छोटी जेस्टेशनल एज पे बिशप वैसे ही पुअर होता है, तो लॉन्ग साइकिल चलेगा इंडक्शन का, पेशेंट पहले ही कंप्रोमाइज हो रही है, तो बेटर टू डू सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव। और यहाँ RCOG से ये अपोजिट है। स्टेरॉइड तो देने ही देने हैं 24 से 34+6 तक, स्टेरॉइड की अपनी गाइडलाइन भी आपने पढ़ लिया और न्यूरो प्रोटेक्शन भी देनी देनी, ये भी हमने टोकोलिसिस की गाइडलाइन में पढ़ लिया है। ठीक है। टोकोलिसिस के लिए 32 वीक क्राइटेरिया है जो कि RCOG से डिफरेंट है, वहाँ 33 होता है, लेकिन जेस्टेशनल एज फॉर स्टेरॉइड इज सेम इन RCOG एंड इन RCPI। यू विल पिक यूर की एज पर RCPI। तो अगर एक पेशेंट को IUGR है, आप 33 वीक्स पे डिलीवर कर रहे हैं, तो फुल कोर्स रिकमेंडेड है। बीटा 12 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 24 आवर के बाद 2 डोसेस या 6 मिलीग्राम 12 आवरली 4 डोसेस। ठीक है। बीटा डेक्सा दोनों आप दे सकते हैं। बीटा में आपको मेंटेन करनी पड़ती है गोल्ड चेन, डेक्सा में नहीं करनी पड़ती। ओवरऑल बीटा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। ओके, और मैक्सिमम बेनिफिट तभी होते हैं जब स्टेरॉइड देने के विदिन 7 डेज बेबी डिलीवर हो जाए। ठीक है। अगर 7 डेज ज्यादा गुजर चुके हैं,
सॉरी डॉक्टर हीरा, ये जो है डेक्सा की डोज जरा बता दीजिएगा। डेक्सा और बीटामेथासोन की डोज के बारे में जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं अभी बताती हूँ। 24 मिलीग्राम है ना, ऐसे ही है। यस मैम, टोटल अगर हम 24। 12 आवरली दे रहे हैं हाँ, तो स्प्लिट कर 24 है देना। ना। 24 टोटल है। लेकिन अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो 2 डोजेस दे रहे हैं, 12 मिलीग्राम हो जाएगा। अगर 4 दे रहे हैं तो 6 मिलीग्राम हो जाएगा। टोटल जो टोटल कोर्स में डोज है वो 24 मिलीग्राम है। अगर 2 डोजेस में स्प्लिट किया है 12 आवरली तो 12 मिलीग्राम। और अगर 4 आवरली किया है, 12 आवरली किया है 4 डोजेस में, तो फिर 6 मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ 2 डोजेज है ना, तो इसलिए 12 हो गया। यहाँ 4 डोजेज हैं, 4 टाइम्स दे रहे हो तो फिर 6 हो गया, उसका भी हाफ हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ये डोजेज आपने। दूसरा ये कि न्यूरो प्रोटेक्शन की डोज भी याद रखें। लोडिंग डोज जो है वो 4 मिलीग्राम है, जो कि विद इन 15 मिनट्स आपने दे देनी है। उसके बाद फिर इन्फ्यूजन 1 ग्राम पर आवर से स्टार्ट रहेगी, या तो 24 आवर हो जाए या बच्चा डिलीवर हो जाए। ओके, तो अगर मैम अगर हमने इलेक्टिव प्लान करना है तो उसमें भी, फॉर एग्जाम्पल जिसमें 2 में सी सेक्शन आप बता रही ना, रिवर्स में और एब्सेंट में, प्लान हमारा सी सेक्शन है, तो उसमें भी हम इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। हाँ उसमें क्या बिल्कुल, किस तरह करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही देंगे। डोज सेम होगी उसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट की? बिल्कुल सेम है। न्यूरो हम्म। प्रोटेक्शन की डोज सेम है, और लेकिन मैम सेम उसमें ही तो हमें है ले ये पार प्रीक्लेम्शिया। उसमें भी लोडिंग मैम डोज 4। लेकिन मैम इसमें तो हमें डिलीवरी में तो लेबर में है ना, अगर पेशेंट इन लेबर है और डिलीवर हो रही, तो हम इसमें मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए विद इन 24 आवर्स। और अगर हम्म। हमारा इलेक्टिव प्लान है तो उसमें हम कैसे 1 ग्राम करेंगे? ये समझ में नहीं आ रहा। तो पूरे 24 घंटे के बाद डिलीवर करेंगे ना। ठीक है, सही। इलेक्टिव प्लान करेंगे आफ्टर 24 आवर्स। हाँ, देखो ना, ठीक है। एक पेशेंट आई है जिसका हमने जिसका डक्टस वेनोसिस खराब है। ठीक है, स्टीरॉइड कवर गया नहीं हुआ, 30 वीक्स पे आ गई, तो उसका स्टीरॉइड कवर देंगे और कंटिन्यू सीटीजी लगा के वेट करेंगे। अगर सीटीजी ठीक रहती है 24 आवर पूरे करेंगे, न्यूरो प्रोटेक्शन देनी ही देनी। बट अगर सीटीजी खराब हो गई ना, फिर हम्म। भाड़ में जाए, न्यूरो प्रोटेक्शन पे डिलीवर करो, फिर इमीडिएट डिलीवरी है। जी मैम, यही बस कंफर्म करना है। हाँ। अच्छा, फिर याद रखना कि 32 वीक से बिफोर मैक्सलफेट देते हैं। ठीक है, एक सिनेरियो था आपके एग्जाम में। पेशेंट थी प्रीवियस टू, और कोरियो भी उसको हो गया था, और बेसिकली 33 वीक्स पे थी। तो उसमें एक ऑप्शन थी स्टीराइड एंड डिलीवर, और एक में था न्यूरो प्रोटेक्शन मैक्सलफेट एंड डिलीवर। तो न्यूरो प्रोटेक्शन तो नहीं देनी थी, 33 वीक्स पे थी, क्योंकि ये तो 32 तक दे सकते हैं ना। तो इस मैम तरह नाइस तुम, और उसमें आरसीटी गाइडलाइंस में 33+6 लिखा हुआ है न्यूरो तो ये तो प्रोटेक्शन। कह रही हूँ डिफरेंट है। यहाँ आपने आयरिश ही फॉलो और करनी है। एक तो ये आरसीयूजी की कंफर्म। लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, जीआर जो 32 वीक बोल रही है। इसके अलावा न्यूरो प्रोटेक्शन की अपनी भी आयरिश गाइडलाइन है, जो आप लोगों ने की है एंटीनेटल में ना, तो उसमें भी 32 है। तो हमने 32 ही फॉलो करनी है, हमने आरसीयूजी नहीं फॉलो करना। जहां भी प्रॉब्लम है आरसीयूजी आरसीपीआई का, वी हैव टू फॉलो आरसीपीआई। लेकिन गुड थिंग इज दैट आई विल नॉट लेट यू टू मिक्स दीज थिंग्स। आई विल कीप टेलिंग यू कि ये डिफरेंट है आरसीयूजी से, बिकॉज आई नो आपके प्राइमरी एग्जाम एफसीपीएस एमसीपीएस एमएस एमआरसीयूजी हैं, और आपको ये रट्टी पड़ी हैं गाइडलाइंस। जी ठीक है। मैम, वही ना, 29 प्लस हाँ, थर्टी तो थ्री प्लस वो सिक्स चीजें निकालना बहुत जरूरी है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि ये डिफरेंट है। हम्म। ओके, जैसे मैंने आपको बोला ना, हेल्प 34 वीक से पहले डिलीवर करना है तो सेक्शन करना है, लेकिन आरसीयूजी में तो नहीं करते, उसमें तो वहां तब भी इंडक्शन ही करते हैं। चलो, तो फिर प्लेसेंटल हिस्टोपैथोलॉजी जरूरी है। ऑल प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेटेड बाय एफजीआर, उन सब का प्लेसेंटल हिस्टोपैथोलॉजी भेजनी ही भेजनी। और ये आरसीयूजी में भी सेम है, उसकी भी गाइडलाइन 2024 में अपडेट हुई है। And the purpose is to confirm placental insufficiency, exclude maternal vascular malperfusion, infection, thrombosis, and to guide the recurrence risk counseling. सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में बताना है कि रिकरेंस रिस्क एफजीआर का 25% है, और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को एंटरटेन करें, रिड्यूस करें। जैसे वेट ज़्यादा है तो कम कर लो भाई। हम्म। ओके, स्मोकर है तो स्मोकिंग भी तो आईयूजीआर का रिस्क फैक्टर है, वो बंद करा दो। फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कंसल्टेंट लेड क्लिनिक पे ही वो डिलीवर होगी, क्योंकि रिकरेंस 25 है। एस्पिरिन देना है बिफोर 16 वीक्स। ठीक है, और सीरियल ग्रोथ स्कैन्स फ्रॉम 26 to 28, बिकॉज अभी हाई रिस्क है, पहले भी तो एफजीआर हुआ है, अब तो ये लो रिस्क है ही नहीं।
बाकी एजुकेशन करें और रेफरल पाथवेज देखें, आर्डर डेट करते रहें। की पॉइंट्स यही हैं कि अर्ली आइडेंटिफाई करें, एक्यूरेट डेटिंग करें, 16 वीक से बिफोर 150 मिलीग्राम एस्पिरिन दें अगर हाई रिस्क है, डॉपलर सर्वेलेंस करें, ठीक है, उसकी बेस पे डिसीजन भी लें, एस्केलेट भी करें इफ़ नीडेड अगर प्रॉब्लम आती है एनीवेयर। डिलीवरी टाइमिंग डिपेंड्स ऑन ग्रोथ परसेंटाइल एंड डॉपलर पैटर्न। स्टीरॉइड्स, मैग्नीशियम सल्फेट देना है अगर जेस्टेशनल एज उसको अप्रोप्रिएट है। ऑलवेज सेंड प्लेसेंटा फॉर हिस्टोलॉजी एंड प्लान कंसल्टेंट लेड केयर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। ठीक है, इम्प्रूव बायोमार्कर्स फॉर प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, ये फ्यूचर डायरेक्शंस हैं। प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर PIGF सुना है कभी आपने? PIGF ये प्लेसेंटल जो है ग्रोथ फैक्टर, इस पे काम चल रहा है। खैर आरसी जुबलन तो खैर इस पे डायरेक्शंस ले लिए हैं, ये भी ले ही रहे हैं। एनीवे रिकैप आ गया इसका, अभी हमने कर लिया है इसको। एंड ये एब्रीवेशंस हैं, जैसे DVP डीपेस्ट वर्टिकल पूल बोलते हैं, और अगर DV हो तो वो डक्टस वेनोसिस है। REDF रिवर्स्ड एंडास्टोलिक फ्लो को बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस ये पूरा उन्होंने एल्गोरिथम बनाया कि क्लिनिकल सस्पिशन या सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर आपने उसकी अल्ट्रासाउंड करना है, बायोमेट्री देखनी है। बायोमेट्री करने के बाद अगर FGR आया तो क्लासीफाई करें कि अर्ली है या लेट है, और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशंस करें एज पर हर एक्चुअली क्लासिफिकेशन अर्ली है या लेट, और फिर आप टाइम ऑफ डिलीवरी डिसाइड करें जो भी हमने देखा है। ठीक है, नॉर्मल है तो कब करना है, रेजिस्टेंस आ रही है, पल्सटी इंडेक्स ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना है, एब्सेंट है तो क्या करना है, ये पूरा जो बातें अभी की हैं उसका फ्लो शीट बनाई हुई है। दैट्स इट, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम होपफुल तुम आंसर करोगे सही से। 30 weeks old primary gravida, BMI 22, attends her booking visit at 12 weeks. She had a previous pregnancy complicated by severe early onset preeclampsia requiring delivery at 29 weeks. What is the most appropriate management at this stage to reduce her risk of recurrent FGR? प्री स्टार्ट करेंगे मैम, क्योंकि प्रीवियस अर्ली हाँ, ऑनसेट 12 weeks पे प्रीक्लेम्शिया। आई है और हाई रिस्क है, पहले भी प्रीक्लेम्शिया हुआ है, अब दोबारा भी हो सकता है, तो 12 weeks पे क्या करना है? अब एस्पिरिन देखो स्टार्ट करेंगे। 75 से 150 था ना, आप पहले पढ़ते थे, अब यहाँ IUGR आयरिश में सिर्फ 150 है, तो 75 नहीं है, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट 30 weeks पे एस्टिमेटेड फेटल वेट सेकंड सेंटाइल है, मतलब लेस देन थर्ड सेंटाइल है, और डॉपलर भी खराब है, एब्सेंट हो गया 30 weeks पे। तो हाँ, बहुत सेक्शन। तो एब्सेंट में तो ट्वाइस वीकली करते हैं डॉपलर, डेली CTG एंड डिलीवरी बाय 34 weeks। 1 2 3 याद किया था ना? अगर डॉपलर जी वो एबनॉर्मल है तो 1 वीकली, एब्सेंट है तो 2 वीकली, और रिवर्स है तो 3 वीकली। अब ये है एब्सेंट तो इसमें 2 वीकली, डेली CTG एंड डिलीवरी बाय 34 weeks एंड बाय इलेक्टिव सेक्शन। 34 weeks पे आई है, 34-year-old पेशेंट 38 weeks पे आई है, और एस्टिमेटेड फेटल वेट इसका 5th सेंटाइल है, मतलब मोर देन 3rd सेंटाइल, सवेयर नहीं है। लाइकर नॉर्मल है, पल्सिटी इंडेक्स भी नॉर्मल है, सिर्फ FGR है। 39 पे करेंगे। हाँ, 39 पे, और इंडक्शन प्लान करेंगे, कोई सेक्शन नहीं करना। तो वी हैव डन दिस, एंड दिस इज, लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुश्किल गाइडलाइन थी, लोग इसको सही से याद नहीं करते, बट आई एम मिक्स हो आई जाती एम अमेज्ड। है, इसमें आपने काफी तो बड़े, मिक्स हो जाता है। डॉपलर कब करवाना है, वीकली कब करवाना है, लेकिन अब तो याद एब्सेंट हो गया डाइट। ना, देखो जी लेक्चर में मैम, अब याद याद हो गया। हो जी गया जी ना। आफ्टर लेक्चर यू जस्ट हैव टू रीड वंस, दैट्स इट। और जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इवनिंग में, तो ये कभी नहीं भूलेगी तुम्हें। एंड यू ऑलरेडी नो कि मैम ने बताया था, मॉनिटरिंग से क्वेश्चन आएगा, टाइम ऑफ डिलीवरी से आएगा, मोड ऑफ डिलीवरी से आएगा, एस्पिरिन तंग करेगी, वो मैंने 3 सिनेरियोस बता दिए उसके, और ये 20 weeks पे तंग हो गए कि कब रेफर करना है, कब एनॉमली करना है, कब CMV करना है, और कब क्रोमोसोमल करना है। ये इसके रिपीटेडली 5-6 क्वेश्चंस हैं, एवरी टाइम दे विल आस्क ओनली दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, कोई छठा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलो, गुड थैंक यू मैम। लक। ओके, गुड लक एवरीवन, एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर हिरा, अल्लाह हाफिज।